हेलो बच्चों। बेटा आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी के ही हैं, इम्पॉर्टेंट भी हैं और कुछ टेढ़े टेढ़े भी हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे भाई। क्या कह रहा है ये? मिक्स्ड क्वेश्चन कराऊंगा आज भाई, एपी और जीपी के। ठीक है, कुछ स्पेशल सीरीज़ के भी होंगे तो देख लेना। अगर आपको सारे कंसेप्ट आते हैं तभी वो समझ में आएंगे। क्या कह रहा है ये? शो दैट द रेशियो of the sum of first n terms. Show that the ratio of the sum of first n terms of a GP to the sum of terms from n plus 1th to 2nth term is this. क्वेश्चन समझ में आया भाई? पहले तो क्वेश्चन समझाता हूँ आपको, बाद में सॉल्व करेंगे। कि भैया एक जीपी है, उसमें टोटल 2n टर्म्स हैं। कितनी है? 2n टर्म्स। याद रखना, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, चलते चलते रास्ते में कहीं पे आएगी nth टर्म। सही है, फिर उससे अगली आएगी n प्लस 1th टर्म, फिर उससे अगली आएगी n प्लस 2th टर्म। चलते चलते रास्ते में एंड में आपको मिलेगी 2nth टर्म। समझ गए? इस तरीके से एक जीपी है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसमें टोटल 2n टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स है? 2n। तो a1, a2, a3 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। रास्ते में मैंने लिख दिया कहीं पे nth भी आएगी, फिर उससे अगली आएगी n प्लस 1th, n प्लस 2th, 2nth। ठीक है, इस तरीके से जीपी चल रही है। अब ये कह रहा है कि शो करो फर्स्ट n टर्म्स का सम, यानी कि फर्स्ट से लेके nth तक का जो सम है। ठीक है, और n प्लस 1th से लेके 2nth तक का जो सम है, इन दोनों की जो रेशियो है ये 1/r⁴n है। क्वेश्चन समझ गए बच्चों? कि भैया टोटल 2n टर्म्स हैं, उसमें से फर्स्ट हाफ जो है, जो पहली n टर्म्स हैं उसका सम निकालना है। फिर जो सेकंड हाफ है, जो सेकंड n टर्म्स हैं, मतलब n प्लस 1th से लेके 2nth तक, उसका सम निकालना है। फिर उन दोनों के सम को डिवाइड करना है और शो करना है कि रेशियो इतनी आएगी। ठीक है भाई, समझ आ गई बात? चलो अब एक बात सुनना भाई ध्यान से। अगर मैं एज्यूम कर लूँ कि इस जीपी की, ये जो जीपी है उसकी फ़र्स्ट टर्म मैं ऐसा है मान लेता हूँ कि भैया फ़र्स्ट टर्म है a। फर्स्ट टर्म क्या है? a है। और कॉमन रेशियो को r ले लेता हूँ। कॉमन रेशियो है r। ठीक है, तो ये जीपी क्या बन जाएगी? ये जीपी क्या बन जाएगी बता सकते हो भाई? फर्स्ट टर्म तो a ही होगी, अगली टर्म क्या होगी? ar, उससे अगली ar²। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं nth टर्म क्या होगी तो सॉरी, तो भाई nth टर्म का फॉर्मूला तो पता ही होगा ना, क्या होता है? ar⁴n-1। अब इससे अगली टर्म क्या आएगी? एक r की पावर बढ़ जाएगी और कितनी हो जाएगी? r की पावर n हो जाएगी। फिर चलते रहेंगे और लास्ट में कौन सी आएगी? 2nth। जो 2nth टर्म होगी वो क्या होगी? r की पावर कितनी होगी उसमें? 2n-1। समझ गए क्यों होगी 2n-1? भाई nth टर्म में r की पावर कितनी होती है? n-1। तो 2nth में 2n-1 ही तो होगी, एक कम होती है ना। r की पावर हमेशा नंबर ऑफ टर्म से एक कम होती है। ठीक है, अब मेरे को सम निकालना है पहली n टर्म्स का, फिर दूसरी n टर्म्स का। ठीक है, मान लो मैं इसको S1 लिख रहा हूँ, इसको S2। S1 है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ठीक है, S1 मतलब वन टर्म का सम नहीं है, मैं लिख देना यहाँ पे ऐसा लिख देना कि S1 डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स एंड S2 डिनोट्स द सम ऑफ नेक्स्ट n टर्म्स। या आप कह सकते हो S2 डिनोट्स द सम ऑफ n प्लस 1th टर्म टू 2nth टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट n टर्म्स का सम निकाल रहा हूँ। सिंपल सा तो फॉर्मूला होता है ar⁴n-1/r-1 होता है ना। अब हमें तो पता नहीं है r 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा है, तो कोई भी लगा दो दोनों में से। ठीक है, तो ये n टर्म्स का सम आ गया, पहली n टर्म्स का सम। अब निकालना है दूसरी n टर्म्स का सम, यानी कि सेकंड हाफ का सम निकालना है। ठीक है, किसका सम निकालना है? सेकंड हाफ का। तो बच्चों पहली n टर्म्स तो ये रही, पहली n टर्म्स है ना ये, और दूसरी n टर्म्स ये होंगी, यानी कि n प्लस 1th से लेकर कहाँ तक? 2nth तक ये होगी ना।
अब मुझे इनका सम निकालना है, तो फॉर्मूला तो तब भी यही लगेगा, एक जीपी तो है ये, वही यहाँ से देख रहा हूँ जीपी है, तो कहीं से भी उठा लूँ तो है तो एक जीपी चल रही है ना। और फिर अगर मैं इसको सिर्फ इंडिविजुअल इतने पार्ट को देखूँ तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या होएगी, फर्स्ट टर्म ये नहीं हो जाएगी ए आर की पावर एन, तो ए की जगह क्या आ जाएगा, ए आर की पावर एन। सही है। अंदर क्या आता है, फॉर्मूला तो यही लगेगा ना जो ऊपर लगा है। ए की जगह मैंने ए आर की पावर एन इसलिए लिखा है क्योंकि जब मैं इनका सम निकाल रहा था पहली टर्म ए थी, लेकिन जब मैं इनका सम निकाल रहा हूँ तो पहली टर्म क्या है, ए इंटू आर की पावर एन। सही है। अंदर क्या आता है, कॉमन रेशियो की पावर एन। तो कॉमन रेशियो तो बच्चों पूरी जीपी सेम ही है ना, चाहे आप यहाँ देखो या यहाँ, वो एक ही जीपी तो चल रही है, तो कॉमन रेशियो तो आर ही है। और नंबर ऑफ टर्म्स भी एन ही है। क्यों, क्योंकि भैया टोटल 2n टर्म्स थी। टोटल कितनी थी, 2n, तो आधी n हो गई है, जो फर्स्ट हाफ है वो n है, तो सेकंड हाफ भी तो टोटल n ही टर्म्स होंगी। सही है ना, अपॉन r-1। समझ गए ना कि Sn का फॉर्मूला तो यही होता है जो ऊपर लिखा है। इस फॉर्मूले में a की जगह फर्स्ट टर्म लिखी जाती है, तो इसकी फर्स्ट टर्म a थी, कॉमन रेशियो r थी, तो लग गया फॉर्मूला। लेकिन जब मैं नेक्स्ट हाफ का निकाल रहा हूँ सम, तो फर्स्ट टर्म a थोड़ी है, वहाँ पे फर्स्ट टर्म हो जाएगी a इंटू आर की पावर n, तो a की जगह लिख दिया a इंटू आर की पावर n। कॉमन रेशियो पूरी जीपी में सेम है, तो r की जगह तो r ही आएगा। और नंबर ऑफ टर्म्स ये भी n ही होंगी, क्योंकि पहले वाली भी n थी, टोटल 2n है, टोटल 2n है, अगर पहले वाली n है तो अगली भी तो n ही होगी। सही है ना, तो ये निकल गया फर्स्ट हाफ का सम, ये सेकेंड हाफ का सम। अब इन दोनों की रेशियो निकालनी है, S1 अपॉन S2, तो क्या आ जाएगी, ए आर रेस टू दी पावर एन माइनस 1 अपॉन r-1, नीचे ए आर रेस टू दी पावर एन आर एन माइनस 1 अपॉन r-1। ठीक है, तो ये r-1 कट गया भाई, ये भी कट गया, ए भी कट गया, क्या आ गया, 1 अपॉन आर रेस टू दी पावर एन। यही लाना था, हो गया क्वेश्चन। ठीक है, चले फिर अगले क्वेश्चन पे, चलो देखते हैं। ये क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट दिस मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। ऐसा क्वेश्चन हमने एक एपी में भी किया है। ये हमें क्या दे रखा है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b, हमें n फाइंड करना है। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन आपको दे रखा है a रेस टू दी पावर n प्लस 1 प्लस b रेस टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन a प्लस a की पावर n प्लस b की पावर n। सही है। चलो, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला तो पता ही होगा क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी होता है ना, तो a रेस टू दी पावर n प्लस 1, ये सारा सेम ही लिख दो भाई। अब आपको पता है स्क्वायर रूट का मतलब कितनी पावर होती है भाई, हाफ होती है पावर। कितनी होती है, हाफ, ए बी की पावर हाफ है ये। सही है, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, और ये एज इट इज। अब इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो a रेस टू दी पावर n, ये a रेस टू दी पावर हाफ, b रेस टू दी पावर हाफ, ये ए बी होल पावर हाफ है ना, तो दोनों की पावर हाफ है, a की भी b की भी। ठीक है, प्लस इसको फिर इससे भी करना है, तो a रेस टू दी पावर हाफ, b रेस टू दी पावर हाफ इंटू ये b रेस टू दी पावर n। ठीक है भाई, सिंपल मल्टीप्लाई करा है, बस अंदर ब्रैकेट्स खोले हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये याद रखना है, ये अगर नहीं पता तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर हाफ। ठीक है, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक चीज़ तो पड़ी होगी, अगर बेसिस सेम और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर ऐड हो जाती है। पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो ये n है और ये हाफ है, तो ऐड होके कितनी हो जाएगी, n प्लस हाफ। सही है, और ये b की पावर हाफ तो एज इट इज़ है ही। इधर भी ये a की पावर हाफ तो एज इट इज़ आ जाएगा, और ये b की जो पावर्स है वो ऐड हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, b की पावर ऐड होके हो जाएगी n प्लस हाफ। ठीक है, इज इक्वल टू a रेस टू दी पावर n प्लस 1 प्लस b रेस टू दी पावर n प्लस 1। ठीक है भाई, अब क्या करते हैं, जिसमें a की कुछ कुछ पावर है ना ज़्यादा, जिसमें n है a की पावर में, उनको एक साइड कर लेता हूँ। तो a की पावर n प्लस हाफ
और ये वाली जो टर्म है ए की पावर n+1, इसको इधर ले आता हूँ, माइनस कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ए की पावर n+½ के साथ ये भी तो था b की पावर ½ लिख देता हूँ ये भी, ठीक है। ये वाली टर्म लिखी है ना एज इट इज़, और ये वाली इधर आके माइनस हो गई। ये वाली टर्म उधर ले जाता हूँ, तो उधर b की पावर n+1 तो था ही पहले से ही, और ये वाली उधर जाके माइनस हो जाएगी। अब ये देखो इधर, इनमें बेटा कॉमन क्या आ रहा है, ए की कितनी पावर, दोनों में कम कौन सी है पावर, ये n+½ है और ये n+1 है, ये n+½ है और ये n+1 है, तो ये वाली पावर ½ ज़्यादा है इस वाली से, है ना, तो मतलब ये वाली कम है, कितनी कम है, ½ कम है इससे, तो कम वाली कॉमन आ जाएगी, तो a की पावर n+½ आ जाएगी कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा इधर b की पावर ½ इधर क्या रह जाएगी a की पावर ½ आया समझ में क्या हुआ ये, कि भाई जब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो b के साथ तो ये हो ही जाएगा मल्टीप्लाई, एज इट इज़ आ जाएगा। जब मैं इसको इससे करूँगा तो ½ और ½ ऐड होके 1 हो जाएगी ना, पावर n+1 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे इधर से भी क्या करा हमने, b की पावर n+½ कॉमन ले लिया, और ये n+1 थी, n तो समझ लो आ ही गया ना कॉमन, तो 1 में से तुमने आधी पावर कॉमन ले ली, तो आधी रह जाएगी, ½ रह जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे ये a की पावर ½ अब ये तो कट गए ना, बचा क्या, a की पावर n+½ इक्वल टू b की पावर n+½ इसको नीचे ले आता हूँ, a की पावर n+½ अपॉन b की पावर n+½ यहाँ पे 1 रह गया, सही है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो वही तो आ जाएगा जो था। अब ये दोनों की पावर सेम है तो होल पावर लिख सकता हूँ, तो लिख दिया a अपॉन b की पावर n+½ ये तो आपको पता ही है, 1 को किसी भी चीज़ की पावर आप 0 लिख सकते हो, 1 को किसी भी चीज़ की पावर क्या लिख सकते हो, 0, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a अपॉन b की पावर 0, सही है। अब पावर्स कंपेयर कर लो, तो n+½ इक्वल टू क्या आ गया 0, n की वैल्यू क्या आ गई -½ हो गया क्वेश्चन, ठीक है भाई। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ बच्चों, टीचर कहते हैं कि ऐसे ना इसको काट नहीं सकते, गलत है, वो भी सही कह रहे हैं, ऐसे आप नहीं काट सकते। आज आपको एक फंडा समझाता हूँ, ध्यान से सुनना भाई, कि इसको क्यों नहीं काट सकते और कब इसको काट सकते हैं। सुनो, मान लो ऐसा कुछ लिखा हुआ है बच्चों, x+3 इंटू x+2, ठीक है भाई, और यहाँ पे मान लो लिखा हुआ है ऐसे 4 इंटू x+2, ध्यान से समझना जो बात समझा रहा हूँ। किसी ने कहा भैया इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो, क्या करो, x की वैल्यू। एक बच्चे ने क्या करा, इन दोनों को काट दिया, कि भैया ये डिवाइड तो होगा यहाँ के, उसने काट दिया, तो x+3 इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया, और x की वैल्यू कितनी निकल गई यहाँ से 1, तो उसने कहा भैया x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है, बेशक आप पुट करके देख लो। एक चीज़ तो बच्चों पहले समझो, जब आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हो ना भाई, तो जो आंसर निकलता है, जो x की वैल्यू निकलती है, वो सोल्यूशन होता है इस इक्वेशन का। मतलब x की वैल्यू जब मैं इसमें पुट करूँगा तो दोनों साइड सेम हो जाएगी। आप x को यहाँ पे पुट करके देख लो 1, क्या दोनों साइड सेम हो रही है, चलो करके देखता हूँ। अगर इधर x को 1 रखूँगा तो 1+3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इधर x को 1 रखूँगा तो 1+2 कितना हो जाएगा, 3, और इस साइड 4 तो 4 ही रहेगा, और इस x को 1 रखूँगा तो 1+2 कितना हो जाएगा, 3, तो दोनों साइड आ गई ना, इक्वल 12 तो यानी कि सही करा है क्या उस बंदे ने जिसने ये करा है। अगर x की वैल्यू 1 निकाल दी तो क्या सही है, सही है, लेकिन पूरी सही नहीं है भाई, अधूरा आंसर है, ये कटने नहीं चाहिए थे। क्यों, चलो पहला लॉजिक तो मैं तुम्हें ये बताता हूँ, अगर आप इसको बेटा खोलोगे तो क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, x की पावर 2 हो जाएगी ना। और इतना तो बचपन में पढ़ा ही होगा कि भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो आंसर 2 आएंगे, x की 2 वैल्यूज़ आएगी, आपकी तो एक ही निकली है, तो इसी से पता लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। तो भैया ये ऐसे काट नहीं सकते आप, क्यों नहीं काट सकते, दिखाता हूँ, देखो x+3 x+2, अगर मैं इसको यहाँ ला के माइनस कर दूँ पूरी टर्म को, 4 इंटू x+2 को, ठीक है,
तो क्या इन दोनों में से x+2 कॉमन आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। अंदर क्या रह जाएगा भाई? x+3 - 4। सही है बच्चों? तो क्या पता चला इससे? अब आपको इसको सॉल्व करना आता है? हाँ, इसको तो आता ही होगा सॉल्व करना, कि भैया दो चीज़ों का प्रोडक्ट अगर ज़ीरो है तो दोनों में से कोई ना कोई एक तो पक्का ज़ीरो होगा। ऐसे ही तो सॉल्व करते हैं कि क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो है तो दोनों में से कोई ना कोई तो ज़ीरो होगा, यानी x+2 ज़ीरो होगा या फिर x-1 ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू या तो -2 होगी या तो 1 होगी। 1 तो हम देख चुके हैं, 1 तो हमने देखा था, सही आ रहा था 1 पुट करके, तो सही है, सेटिस्फाई कर रहा है। एक और वैल्यू भी आ सकती है -2, हमने देखा। क्या -2 पुट करके दोनों साइड सेम आ जाएगी? देखो आ जाएगी। अगर आप x को -2 यहाँ पे रखोगे तो ज़ीरो हो जाएगा ना, तो ये साइड पूरी ज़ीरो हो जाएगी। और x को -2 यहाँ रखोगे तब भी ज़ीरो हो जाएगा, तो ये साइड भी ज़ीरो हो जाएगी। यानी कि दो पॉसिबल आंसर हो सकते थे, पर अगर मैं इसको काट देता तो एक ही आंसर निकलता, ये वाला आंसर नहीं निकलता ना। तो अब क्यों नहीं, कब काटना है कब नहीं काटना है, सुनो। आपको पता चला जब आपने इसको सॉल्व करा ऐसे इधर ला के कॉमन लिया, तो इसको हमने ज़ीरो के इक्वल रखा है ना, कि ये ज़ीरो हो सकता है, ये ज़ीरो हो सकता है। अगर आपको क्वेश्चन में पता हो ना कि ये ज़ीरो नहीं हो सकता, तब आप इसे काट सकते हो। जैसा कि आपने देखा होगा, मान लो कोई नंबर लिखा होता है ऐसे, 5x लिखा है यहाँ पे और यहाँ पे 5 कुछ भी लिखा है y², ऐसे तो 5 और 5 काट देते हो। कांस्टेंट वैल्यूज़ आप काट देते हो, वो इसलिए काट देते हो क्योंकि ये नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ होती हैं। आज जो बात समझा रहा हूँ ध्यान से सुनना, ज़िंदगी भर मैथ्स में काम आएगी। जैसे हम ये काट देते हैं ना, वो इसीलिए काट देते हैं क्योंकि ये नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं। ज़ीरो ऐसे कटता नहीं है कभी भी। ज़ीरो कटने का मतलब है, आपने देखो कटता तो कुछ है ही नहीं, ये 5 यहाँ जाके डिवाइड होता है ना। अगर दोनों जगह ज़ीरो होता तो क्या कटता थोड़ी, क्योंकि ज़ीरो अगर वहाँ जाके डिवाइड होगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो कोई भी ऐसी वैल्यू जो नॉन ज़ीरो हो वो तो कट सकती है, बट अगर ऐसी वैल्यू है जो ज़ीरो भी हो सकती है तो उसे हम काट नहीं सकते। जैसे कि x+2 है, क्या x+2 कभी ज़ीरो नहीं हो सकता? हो सकता है। x की वैल्यू अगर -2 हो गई तो जो x+2 है वो अपने आप में ज़ीरो हो जाएगा ना। तो ऐसी चीज़ जो ज़ीरो हो सकती है उसे काट नहीं सकते, ठीक है। कब काटोगे? जब आपको पक्का पता हो वो ज़ीरो नहीं है। जैसे हमने 5 को यहाँ पे काटा था। अगर क्वेश्चन में दिया होता कि x की वैल्यू -2 नहीं हो सकती, x की वैल्यू -2 नहीं हो सकती, तो फिर ये चीज़ ज़ीरो नहीं हो सकती, फिर ये कट जाता। तो ध्यान से समझ लो इस बात को, कब चीज़ें कटती हैं। शॉर्टकट में बता रहा हूँ। मान लो कभी ऐसे लिखा है a × b = a × c, तो ये a और a तभी कटेंगे जब a नॉन ज़ीरो हो। आपको पक्का पता हो कि a ज़ीरो नहीं होगा। ये हमारी कहानी का सार हो गया, मॉरल ऑफ द स्टोरी, कि अगर a × b = a × c लिखा है तो a को तभी काट सकते हैं जब पक्का पता हो a इज़ नॉन ज़ीरो, ठीक है। अब आता हूँ अपने क्वेश्चन पे। मैंने यहाँ पे इन दोनों को काट दिया, मतलब मेरे को पता था ये नॉन ज़ीरो है। ये कह रहा हूँ ना, a कब कटेगा? जब ये नॉन ज़ीरो हो। तो ये पूरी चीज़ कब कटेगी? जब ये नॉन ज़ीरो हो। और ये नॉन ज़ीरो है मतलब ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है। ध्यान से सुनना, b की पावर हाफ - a की पावर हाफ ज़ीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए, तभी मैं इनको काट सकता हूँ। यानी कि b की पावर हाफ इक्वल नहीं होना चाहिए a की पावर हाफ के, यानी कि b इक्वल नहीं होना चाहिए a के, यानी a और b दो अलग अलग नंबर्स होने चाहिए, है ना। क्योंकि अगर a और b सेम नंबर होते तो ये ज़ीरो हो जाता, और ये ज़ीरो हो जाता तो ये कटता ही नहीं। अगर a और b इक्वल नंबर होते तो ये एंटिटी ज़ीरो हो जाती, और ज़ीरो को नहीं काटते ऐसे, है ना। तो क्वेश्चन में मैं मान के चल रहा हूँ कि a और b दो अलग अलग नंबर है। अगर लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो अच्छी बात है, क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ, देखो a और b के बीच में कोई चीज़ निकालनी है। बीच में का मतलब है कि अलग ही नंबर है ना। बिटवीन कह रहा है, अगर दो अलग नंबर होंगे तभी तो बीच में कुछ निकलेगा। सेम होंगे तो बीच में कैसे कुछ निकल जाएगा? दो नंबर के बीच में कभी कोई नंबर तभी आएगा जब वो दोनों अलग नंबर हैं। तो मुझे पता था a और b अलग अलग नंबर हैं, इसीलिए ये चीज़ ज़ीरो नहीं है, इसीलिए मैंने काटा है। तो अगर आपका टीचर कहे ना भैया काट नहीं सकते,
तो उन्हें ये बात समझा देना कि सर आप तो सही कह रहे हो, बट मैंने काटा इसीलिए है क्योंकि मेरे को पता है ये एक नॉन ज़ीरो एंटिटी है, नॉन ज़ीरो एंटिटी को काटा जा सकता है। ये यहाँ पे कोई ऐसा ज़रूरी नहीं था बताना, फिर भी मैंने आपको एक काम की बात बता दी जो मैथ्स में बहुत जगह काम आनी है। इक्वेशन तो भैया हर जगह सॉल्व करनी पड़ सकती है अपने को ज़िंदगी में, तो ये पता होना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। अब क्या कह रहा था मैं, इफ़ ए एंड जी, अगला क्वेश्चन, इफ़ ए एंड जी बी ए एम एंड जी एम, ए और जी क्या है यहाँ पे, ए एम और जी एम, ठीक है, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन रिस्पेक्टिवली बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स, दो कोई पॉजिटिव नंबर है कुछ भी एक्स और वाई मान लो, प्रूव दैट द नंबर्स आर दिस, नंबर्स क्या है ये दो हैं, देखो ये अगर आपको ढंग से दिख रहा हो, एक हो गया ए प्लस दिस, एक हो गया ए माइनस दिस, तो दो नंबर्स हैं जिनका अर्थमेटिक मीन ए है और उनका ज्योमेट्रिक मीन जी है। हमें शो करना है कि वो नंबर्स ये हैं, एक नंबर है ए प्लस दिस, एक नंबर है ए माइनस दिस। ठीक है भाई, करें क्वेश्चन, एक बारी वीडियो पॉज करके आराम से क्वेश्चन पढ़ सकते हो क्या कह रहा है। देखो फिर दो नंबर्स हैं, ठीक है, सबसे पहले तो वो दो नंबर्स मैं ले लेता हूँ, एक्स और वाई है। नंबर्स क्या है, एक्स और वाई, उनका अर्थमेटिक मीन मेरे को दे रखा है ए है, कैपिटल ए, अर्थमेटिक मीन इज कैपिटल ए। अर्थमेटिक मीन बच्चों क्या था, एक्स प्लस वाई अपॉन टू, यही तो होता है अर्थमेटिक मीन, ए प्लस बी अपॉन टू, है ना, जो कि ए के इक्वल दे रखा है। इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, टू को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे वहाँ पे, एक्स प्लस वाई किसके इक्वल आ जाएगा, टू ए के, नहीं आ जाएगा ना। फिर y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 2a माइनस एक्स। सही है भाई, ये हमने y की वैल्यू निकाल ली x और a के टर्म्स में। अब एक चीज़ और दे रखी है हमें कि ज्योमेट्रिक मीन भी गिवन है, ज्योमेट्रिक मीन गिवन है g, कैपिटल G। क्वेश्चन में कह रहा है g क्या है, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं दो नंबर्स का, x और y का, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई, पढ़ा हुआ है ये, है ना। अब इसको सॉल्व करना है, स्क्वायरिंग कर लूँ दोनों तरफ, अगर दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लूँगा तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू जी स्क्वायर। सही है, y की वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पे, y की वैल्यू निकाली है ऊपर से 2a माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वॉट, जी स्क्वायर। ये तो एज इट इज़ है ही, सही है ना, ये x एज इट इज़, y की जगह ये वैल्यू लिख दी। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या आ जाएगा, 2ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी स्क्वायर। सही है, चलो अब ये सारी एंटिटीज़ वहाँ ले जाता हूँ, यहाँ पे रह जाएगा 0 और ये सब वहाँ जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, 2ax जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, जी स्क्वायर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। अब क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन गई, बन गई, तो यहाँ से हम x की वैल्यू नहीं निकाल सकते। क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा है ना बचपन में, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, 10th में था ये, चाहे तो यहाँ d लिख देते हैं कुछ बच्चे, ये d ही तो है, कुछ बच्चे ऐसे भी लिख देते हैं ना, इस पूरी वैल्यू की जगह क्या लिख देते हैं, कैपिटल D, डिस्क्रिमिनेंट, तो d लिखो या ये लिखो बात तो एक ही है। सही है, तो ये क्या निकल गया अपना, x की वैल्यू निकल जाएगी, इससे निकाल लेते हैं क्या आएगी। b क्या होता है इसमें, कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या है, -2a, तो b की जगह क्या आ जाएगा, -2a, प्लस माइनस इधर भी b की जगह क्या लिख देंगे हम, -2a, फिर 4, a क्या होता है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है यहाँ पे, ठीक है, और फिर c आता है, c क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म होती है, मतलब जिसमें x नहीं होता, तो ये जी स्क्वायर जो है वो c हो गया क्योंकि इसमें x नहीं है, तो c की जगह हमने लिख दिया जी स्क्वायर। और नीचे क्या है भैया, 2 इंटू ए, वेयर ए इज कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट 1 है। ये तो बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, फिर भी मैंने कहा बता देता हूँ तुम्हें, कहीं तुम भूल ना गए हो। तो क्या आ गया, ये 2a प्लस माइनस ये क्या हो गया, 4a स्क्वायर
-4g² अपॉन 2, ठीक है। तो ये आ गया 2a प्लस माइनस ये जो 4 है दोनों में से कॉमन आ गया, अंदर रह गया a² माइनस g², नीचे क्या है 2, तो ये हो गया 2a प्लस माइनस जो 4 है वो स्क्वायर रूट से बाहर आके 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। ये a² माइनस g² अपॉन 2, 2 कॉमन आके कट जाएगा, ऊपर से 2 कॉमन आएगा, इससे कट जाएगा। तो x की 2 पॉसिबल वैल्यूज़ आ गई, a प्लस माइनस a² माइनस g²। बच्चे क्या है ये देखते हैं यहाँ से, a प्लस माइनस ये भी तो a² माइनस g² लिखा है, आ गया। वो सोचते हैं हो गया क्वेश्चन। अबे कहाँ हो गया क्वेश्चन, अभी तो x निकला है। x की 2 पॉसिबल वैल्यूज़ निकली है ये, सही है। y तो अभी निकालना है, y तो अभी निकालना है। देखो ज़रा, ये x निकल गया, ध्यान देना ये क्या निकल गया है, x। चलो यहीं पे दिखाता हूँ तुम्हें, ये निकल गया अपना x, ठीक है। ये अब ये देखो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 2a माइनस एक्स, y की वैल्यू है 2a माइनस एक्स, है ना। और x की 2 वैल्यूज़ आई है हमारे पास, कौन कौन सी 2 वैल्यूज़ आई है, a प्लस दिस और a माइनस दिस। तो एक बार ही हम x को ले लेते हैं, a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस g², सही है ना। x की क्योंकि 2 वैल्यूज़ थी, प्लस माइनस दिस, एक बारी a प्लस दिस, एक बारी a माइनस दिस। तो एक बारी हमने ले ली a प्लस जो भी था स्क्वायर रूट में a² माइनस g²। अब y निकाल लो, y क्या है भाई, 2a माइनस एक्स है। तो x की जगह ये पूरी वैल्यू रख देंगे, तो a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस g²। तो भाई ये 2a में से a माइनस करेंगे तो क्या आएगा, a ही आ जाएगा। ब्रैकेट खोलूँगा तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, तो क्या आ गया, ये आ गया। तो इससे क्या पता चला आपका कि जब x a प्लस दिस है तो y a माइनस दिस है। कुल मिला के नंबर क्या हो गए, एक हो गया a प्लस दिस, एक हो गया a माइनस दिस, है ना। वैसे ही अगर मैं दूसरा केस ले लूँ, जब मैं x को ले लेता हूँ a माइनस a² माइनस g², x की वैल्यू ये भी तो हो सकती है यहाँ से a माइनस दिस, है ना। तो ये वाली ले ली। अब अगर मैं y निकालूँ, y क्या था फिर से 2a माइनस एक्स, 2a माइनस ये पूरी x की वैल्यू, ठीक है। तो 2a माइनस a क्या हो गया, a, फिर से माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। तो इस बारी क्या पता चला आपको कि जब x है a माइनस दिस तब y है a प्लस दिस। तो जब x a प्लस दिस है y a माइनस दिस है, और उल्टा केस ले लिया जब x a माइनस दिस है y a प्लस दिस है। तो दोनों ही केसेस में आप देखो तो नंबर तो वही दो है ना, चाहे x हो या y हो तो क्या फ़र्क पड़ना है, उससे नंबर तो वही दो आ रहे हैं, एक a प्लस दिस, एक a माइनस दिस। वही हमें शो करना था कि नंबर्स आर a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस g², और दूसरा नंबर a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस g²। वो हमने कर दिया प्रूफ, चाहे तो लिख दो। हैंस नंबर्स आर a प्लस माइनस, कि भैया एक नंबर पॉजिटिव है एक नंबर नेगेटिव है, अंदर क्या है a² माइनस g²। चाहे तो इसको लिख लो a माइनस जी a प्लस जी, बात तो एक ही है तो a² माइनस g² ही ना, वही लाना था। हो गया भैया, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पे भाई, चलते हैं। अब आता है अपना अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है देखो, पढ़ो इसको आराम से। बेटा वीडियो को ना पॉज करके एक बारी क्वेश्चन खुद पढ़ा करो मेरे समझाने से पहले, तो आपको ये आइडिया होगा क्वेश्चन पढ़ के भी आपको समझ में आता है कि नहीं, ठीक है। मैं अगर आपको टाइम दूंगा पढ़ने के लिए, वीडियो चलती रहेगी तो वीडियो बड़ी बन जाती है, बहुत फ़ायदा कुछ नहीं है। वीडियो को पॉज किया करो, क्वेश्चन को एक बारी खुद रीड किया करो, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या आप समझ पा रहे हो क्वेश्चन की लैंग्वेज, ठीक है। फिर मैं तो समझा ही दूंगा, तो मैं कराता हूँ, आप वीडियो पॉज करके पढ़ो, उसके बाद ऑन करना, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है भाई, इफ़ f इज़ अ फंक्शन सेटिस्फाइंग दिस, f कोई फंक्शन है जिसमें हमें गिवन है f ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। ये क्या है, क्या काम आएगा अभी देखेंगे, आगे पढ़ते हैं। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कि x और y कोई भी नेचुरल नंबर हो, ये जो रूल दे रखा है ये सेटिस्फाई करेगा। ये जो फॉर्मूला, ये जो आइडेंटिटी, ये जो रूल दे रखा है, ये जो रिलेशन दे रखा है,
ये एक्स और वाई कोई भी नेचुरल नंबर हो सेटिस्फाई करेगा, बट ओनली फॉर नेचुरल नंबर। मतलब अगर आप एक्स की वैल्यू नेचुरल नंबर के अलावा कुछ डालोगे तो दिस रिलेशन इज़ नॉट वैलिड। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, सच दैट एफ ऑफ 1 इक्वल टू 3, कि फंक्शन में अगर 1 डालेंगे तो आंसर 3 आएगा, ऐसा दे रखा है। एंड समेशन सिग्मा, समेशन तो पता लग गया ना, आप स्पेशल सीरीज पढ़ चुके हो, कि समेशन ऑफ एफ एक्स फ्रॉम एक्स इक्वल टू 1 से लेके एन इज़ 120, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। करते हैं भाई क्वेश्चन, करें। चलो पहले तो इस रूल का दिखाता हूँ क्या करना है तुम्हें। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या दे रखा है भाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई। ठीक है, ये दे रखा है क्वेश्चन में, ऐसा नहीं है कहीं इसको फॉर्मूला समझ लो दुनिया के हर क्वेश्चन में लगा दो। ये इस क्वेश्चन में दे रखा है कि ये फॉर्मूला आप लगा लो, ऐसा कोई फॉर्मूला होता नहीं है, ये रिलेशन सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए इसने दे रखा है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, आपको गिवन है कि एफ ऑफ 1 कितना है, 3, ये रहा, एफ ऑफ 1 कितना है, 3 है। अगर मान लो आपको एफ ऑफ 2 निकालना हो तो क्या निकाल पाओगे? देखो कैसे निकलेगा। 2 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 1, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, 2 ही तो होता है 1 + 1, सही तो है। और एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ये दिख रहा है एक्स प्लस वाई, ऐसा ही तो लिखा हुआ है बिल्कुल। इसको क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स इंटू एफ वाई, यानी इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, f1 इंटू f1। समझ गया ना क्या करा है? उसने बोला था कि f के अंदर अगर दो वैल्यू ऐसे लिखी है x प्लस वाई, तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो उसको, f ऑफ फर्स्ट वैल्यू इंटू f ऑफ सेकेंड वैल्यू, है ना। तो f के अंदर ये दो वैल्यू लिखी थी 1 और 1, 1 + 1 लिखा था, मैंने उसको लिख दिया f ऑफ 1 इंटू f ऑफ 1, ख़त्म। तो f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, 3, f ऑफ 1 ये भी 3, 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9। तो हमें पता चल गया f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, 9 है। ठीक है भाई, ऐसे मान लो f ऑफ 3 निकालना होता तो क्या करते, 3 को लिख सकता हूँ 2 + 1, लिख सकता हूँ f ऑफ 2 + 1, फिर से यही लगा देता हूँ f ऑफ x प्लस वाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो f ऑफ 2 + 1 क्या होगा, f2 इंटू f1 होगा। f2 कितना है भाई, f2 अभी तो निकाला है, 9 आ रहा है। और f1 कितना है, क्वेश्चन में गिवन था 3 है, तो कितना आ गया 27। ये निकल गया अपना f3। f3 भी निकाल लिया हमने, f1 पता ही था, f2 भी निकाल लिया। आप चाहो तो ऐसे ही f4 भी निकाल सकते हो, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है, काम इन्हीं से हो जाएगा। ठीक है, निकाल लेना, वैसे मन करे तो निकाल लेना भाई। अब एक चीज़ और गिवन है अपने को कि समेशन ऑफ एफ एक्स फ्रॉम एक्स इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक इज़ 120। पढ़ना आ गया भाई, इसको ध्यान से सुनो, क्या पढ़ा है मैंने इसको। समेशन ऑफ एफ एक्स फ्रॉम एक्स इक्वल टू 1 to n, कि एफ एक्स को जोड़ो कितनी बार, x की वैल्यू 1 से लेके n तक इसमें डालो और उसको जोड़ो। यानी x की वैल्यू पहले इसमें 1 डालो, फिर इसमें 2 डालो x की जगह, फिर 3 डालो, जोड़ते जाओ कहाँ तक, जब तक n नहीं आ जाता, x की जगह क्या नहीं आ जाता, n। सही है, तो कितना हो गया 120। ये तो दे ही रखा है, समझ गए ना। अब तक तो समेशन का मतलब समझ आ ही जाना चाहिए। सम ऑफ दिस फ्रॉम 1 to n, कि इसमें 1 to n डालो और जोड़ो बस। f1 कितना है भाई, f1 कहाँ है अपना 3, f2 कितना है 9, f3 कितना है 27। करते 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 लास्ट वाला छोड़ो, क्या करना है मेरे को नहीं पता, तो नहीं पता, छोड़ो। ठीक है, ये दे रखा है कि भैया ये 120 है। सही है, तो अब क्या ये आपको कोई जानी पहचानी चीज़ दिख रही है, AP GP या कोई स्पेशल सीरीज़, कुछ दिख रहा है जाना पहचाना? मुझे तो GP दिख रही है, क्योंकि 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 3 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब GP है ना। तो ये GP है, जिसकी पहली टर्म मुझे दिख गई 3 है, और R भी मेरे को दिख गया 3 है, और मेरे को उसका सम तो निकालना आता ही है। क्या होता है GP का सम भाई, SN का फॉर्मूला क्या होता है, A R की पावर n-1 अपॉन R-1 होता है ना। ये वाला क्यों लगाया है, क्योंकि R 1 से ज़्यादा है, 3 है। ठीक है ना, चलो लगा देता हूँ फॉर्मूला, क्या आ जाएगा, A कितना है, इस फॉर्मूले में डाल देता हूँ ना, A की जगह 3, R की जगह भी 3, पावर n एज इट इज़ अपॉन R-1। सही है, इसका सम कर दिया इस फॉर्मूले से,
इक्वल टू 120। बस अब सॉल्व कर लो, एन निकाल लो, ख़त्म। ठीक है ना। तो ये 3 से इसको काट दूँ, कितना आ जाएगा 40। ये 2 हो जाएगा और वहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 × 40 80 हो गया। तो 3 की पावर n इक्वल्स टू 81। 81 कितने की पावर, 3 की कितनी पावर करूँ तो 81 आएगा, 3 की पावर 4 करूँगा तो 81 आ जाता है शायद, है ना। तो n क्या आ गया 4, ख़त्म हो गया भाई क्वेश्चन। उसने कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ n, निकाल ली। बढ़िया है। बस ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करने हैं आज। ठीक है, चलो फिर अगले पे। भाई ये साथ के साथ अच्छे से समझ के नोट भी करने हैं। नोट क्या करने हैं, बढ़िया काम तो वही रहेगा, खाली क्वेश्चन नोट करो और सॉल्व करने की कोशिश खुद करो वीडियो के बाद। हाथों हाथ नहीं, वीडियो के बाद। हाथों हाथ तो हो ही जाएगा, ताज़ा ताज़ा तो दिमाग में याद ही रहता है। पूरी वीडियो देखने के बाद अगर कर पाए तो ही तो पता लगेगा रिटेन कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रहे तो एक बारी फिर देखो भाई। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो भाई क्या है अगला क्वेश्चन, देखते हैं। ये आ गया, क्या कह रहा है, पढ़ लो भाई वीडियो पॉज करके फिर से। ये कह रहा है इफ़ ये तीनों चीज़ें इक्वल हैं तो भैया शो करो ABCD GP में है। कि ये तीनों ड्रामा जो दे रखा है ये क्या है, इक्वल है। शो करना है कि A, B, C और D जो हैं वो GP में हैं। ठीक है, देखो भाई कैसे शो करेंगे। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो याद है क्या, नहीं है तो एक बार याद दिला देते हैं। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो मैंने बताया था कि A/B इक्वल टू C/D हो, कि भैया कभी भी कोई दो रेशो इक्वल हो और उसमें हम लगा दे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो ये क्या कह देता है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या कहता है कि भैया A+B/A-B इक्वल होगा C+D/C-D के। सही है, बताया था ना। और अगर मैं फिर से इसमें C&D अप्लाई कर दूं, अगेन कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दूं, तो फिर से ये A/B इक्वल टू C/D आ जाता है। बेशक आप खुद लगा के देख लो। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो बेसिकली क्या कहता है कि भैया न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर कर दो, यही तो कहता है। तो आपने इधर देखो वही करा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर A+B, नीचे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ठीक है, इधर भी वही करा है। अगर इसमें दोबारा कर दोगे ना आप न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, ऐसे ही मुँह जुबानी करके देख लो यार, ये प्लस ये करोगे तो B और B कट नहीं जाएगा, ऊपर 2A आ जाएगा। और ये माइनस ये करोगे तो क्या कटेगा, तो A और A कटेगा, नीचे 2B आएगा, फिर 2 कट जाएगा तो A/B बचेगा। इतनी कैलकुलेशन आप खुद भी करके देख सकते हो। मेरा काम था बस ये बताना कि इतना आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि अगर इसमें कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा तो ये आएगा और इसमें लगाऊंगा तो ये आएगा। सही है। और क्या ऐसा सा कुछ नहीं दे रखा है, ये और ये एक जैसे से नहीं लग रहे तुमको, लग रहे हैं तो लगा दूँ इसमें कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। देखो क्या दे रखा है, ये A+BX A-BX इक्वल्स टू B+CX B-CX इक्वल्स टू C+DX C-DX दे रखा है भाई। ऐसी सी शक्ल है ना, बिल्कुल A+B/A-B जैसी शक्ल है ना इसकी, इधर भी सारी वही शक्ल है। तो ऐसे में फ़ायदा करेगा कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, जब लगाऊंगा तो ये सुंदर सी शक्ल आ जाएगी। लगा देता हूँ, क्या लगा रहा हूँ, अप्लाइंग C&D मत लिखाना हो ये पेपर में, ऐसे पूरा लिख के आना कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। ठीक है, तो इसमें जब अप्लाई करा C&D क्या आना चाहिए, A/B, यानी क्या आना चाहिए A/BX। सही बात है कि नहीं है। इस हिसाब से देख लो ना कि जब इसमें ये अप्लाई करूँगा तो A/B आएगा, A+B/A-B में अप्लाई करूँगा तो क्या आएगा A/B, वही तो लिखा है A/B। इधर क्या आ जाएगा अप्लाई करूँगा तो B/CX, इधर क्या आ जाएगा C/DX। ठीक है भाई, तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का तो काम हो गया भाई ख़त्म। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है,
अब क्या ये x कट सकते हैं? तीनों x कट सकते हैं क्या? कई बच्चे बड़े समझदार होते हैं, कहते हैं एक x से एक x तो कट गया, तो ये किससे कटेगा? भाई इस x से तो ये कट गया, तो ये किससे कटेगा? अबे बावलो, दो इक्वेशन है ये 2 इक्वेशन है। ये ऐसे नहीं है कि 1.5 इक्वेशन नहीं है, ये 2 इक्वेशन है। एक इक्वेशन हो गई कि ये दोनों इक्वल हैं, एक इक्वेशन हो गई कि ये दोनों इक्वल है। वैसे तो तीसरी भी हो सकती है कि ये दोनों इक्वल हैं, सही है। तो सीधी सी बात है, जब इन दोनों को इक्वल रखूँगा तो x कट जाएगा ना। और याद रखो x तभी कटेगा जब वो नॉन ज़ीरो हो। देखो दे रखा है क्वेश्चन में x नॉन ज़ीरो है, ठीक है ना। x क्योंकि नॉन ज़ीरो है तो x कट सकता है, तो ये x कट जाएगा जब इन दोनों को इक्वल रखूँगा। फिर जब इन दोनों को रखूँगा तो कट जाएगा। तो कुल मिला के ऐसे 3 चीज़ें भी इक्वल दे रखी हों तो आप काट सकते हो ऐसे, ठीक है। यूँ समझ लो आपने तीनों को x से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये x कट गया, ठीक है। तो अब जब ये x कट गया भाई, तीनों जगह से कट गया, तो क्या बचा? तो बचा भैया a/b प्लस b/c प्लस c/d, सही है। ये बच गया। ये तीनों इक्वल हैं। जब कोई 3 फ्रैक्शन इक्वल है तो उनके रेसिप्रोकल भी तो इक्वल होंगे, नहीं कह सकता क्या? भैया ये तीनों इक्वल है तो इनके रेसिप्रोकल भी इक्वल होंगे, यानी b/a इक्वल्स टू c/b इक्वल्स टू d/c। हो गया। तो अब ये फ्रैक्शन क्या बता रहे हैं? चीख चीख के कुछ सुनाई दे रहा है? ये कह रहे हैं कि भैया ABCD GP में हैं, ABC and D आर इन GP। नहीं कह रहे? अबे GP होती है तो कॉमन रेशो नहीं होती क्या, कि B और A की रेशो, C और B की रेशो, D और C की रेशो इक्वल होती है। तो वो आ तो गई, तो रेशो इक्वल आ गई, इसीलिए GP में है, सही है। चले आगे, चलते हैं। ये नहीं समझ में आ रहा तो भैया आपने बेसिक आपके क्लियर नहीं है, आपने पढ़ा नहीं ढंग से GP। चलो चलते हैं आगे। क्या कह रहा है? पढ़ लो पॉज करके, क्या कह रहा है भाई? समझ आ रहा है नहीं आ रहा? बार बार कहूँ क्या पॉज करके पढ़ना है? एक बारी समझा दिया भाई, पेज पलटते हो, नया क्वेश्चन आता है, पॉज करके उसको तसल्ली से पढ़ा करो। देखो आपको लैंग्वेज समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, बहुत ज़रूरी है लैंग्वेज का समझ आना भी। देखते हैं क्या कह रहा है। इफ़ A and B आर द रूट्स ऑफ दिस एंड C and D आर द रूट्स ऑफ दिस। 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हैं। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, अल्फ़ा और बीटा कहते थे जनरली हम 10th में। पर यहाँ पे ये कह रहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो 2 रूट्स हैं, एक को ये A कह रहा है, एक को ये B कह रहा है, ठीक है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो 2 रूट्स हैं उसमें से एक को ये C कह रहा है और एक को ये D कह रहा है, ठीक है। और हमें कह रहा है कि ABCD पहले से ही दे रखा है, GP में है। किस में है? GP में। अब अपने को प्रूव करना है ये ड्रामा कि Q प्लस P अपॉन Q माइनस P इज इक्वल टू 17:15, सही है। कैसे करेंगे देखते हैं। पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है भाई? x² माइनस 3x प्लस P इक्वल टू 0। रूट्स निकालने तो आते ही है ना इसके। कैसे लिख दूँ? वी नो, सबको पता है ना, मेरे को और तुमको, सबको, हमको पता है, ठीक है। तुम्हें नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, मैं एम्बैरेस नहीं करना चाहता, इसलिए वी नो लिख देता हूँ। तुम भी पेपर में लिख देना। x क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला मैंने लिखना नहीं चाहता था पर मैंने लिख दिया है। आप मत लिखना, कहीं खुद ही कंफ्यूज हो जाओ कि ये भी AB लिखा है और ये भी AB लिखा है। वो AB कुछ और है जो क्वेश्चन में दे रखा है, अल्फ़ा और बीटा की जगह लिखा हुआ है। ये AB जनरली फार्मूले में लिखा होता है, जो x वगैरह के कोफिशिएंट होते हैं। फार्मूला मैंने तुम्हें याद दिलाने के लिए लिख दिया, आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि मुझे पता है अगर आप फार्मूला लिख दोगे तो आप A और B में कंफ्यूज हो जाओगे, ये वाले AB, ये वाले AB, ठीक है। तो फिलहाल पता है ना ये कौन से AB हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से उठाने हैं। B क्या होता है? x का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट कितना है? -3 प्लस माइनस b², -3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 इंटू 4ac। a कितना है? 1। c कितना है? p, सही है ना। और नीचे 2a, a तो 1 था ही। तो भैया x की वैल्यू आ गई 3
प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 4p अपॉन 2, ये अपना x आ गया। सही है, क्या आ गया, ये x आ गया। ठीक है, क्वेश्चन में उसने कहा था इसके जो दो रूट्स हैं वो a और b है, मतलब एक को a लिख लो, एक को b लिख लो। दो दिख रहे हैं ना, एक 3 प्लस दिस, एक 3 माइनस दिस, तो एक को लिख लो a, एक को लिख लो b। ठीक है, तो हमने मान लिया a है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 4p अपॉन 2 और b है 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 4p अपॉन 2। ठीक है जी, ये हमने ले लिए दो रूट्स। अब ऐसी दूसरी इक्वेशन पे चलते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू। तो इसके भी दो रूट्स निकल जाएंगे, इसी फॉर्मूले से निकाल लेता हूँ। क्या है, माइनस बी कितना है यहाँ पे, -12, तो माइनस बी लिख दिया ये, प्लस माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, माइनस 4ac, ए इसमें भी 1 है और c कितना है q, नीचे 2a। ठीक है ना, तो x इक्वल्स टू 12 प्लस माइनस ये 144 माइनस 4q अपॉन 2। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ आ गई बात। तो इधर से एक काम और कर लेता हूँ, चलो 12 प्लस माइनस इसमें से 4 कॉमन अंदर रह गया, 36 माइनस q नीचे 2। ठीक है, तो 12 प्लस माइनस ये 4 स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, 2 हो गया, 36 माइनस q अपॉन 2। ठीक है भाई, तो अब ये भी दो रूट्स आ गए, एक को a ले लेता हूँ, एक को b, और b a और b नहीं, c और d है। इस वाली के रूट्स क्या है, c और d, तो एक को ले लिया c हो गया 12 प्लस ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ 36 माइनस q अपॉन 2, और d हो गया 12 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 36 माइनस q अपॉन 2। सही है भैया, a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया, d भी आ गया। अब क्या करना है देखते हैं, अब क्या करना है देखो भाई ध्यान से। क्वेश्चन में गिवन है, एक बात लिखी हुई है कि a, b, c एंड d आर इन जीपी। ये भाई क्वेश्चन में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, दिखाऊं, देखो a, b, c, d फॉर्म आ जीपी। ठीक है, लिखा हुआ है कि a, b, c, d जीपी में है। ठीक है, चलूँ आगे, यहीं दिखा दूँ, a, b, c, d क्या है, जीपी में है। आपको पता है जब ये जीपी में है तो इनकी रेशो इक्वल होएगी, यानी b अपॉन ए इक्वल होगा d अपॉन सी के। सही है, b अपॉन ए से कॉमन रेशो निकलती है ना, c अपॉन b से भी निकल जाती है, d अपॉन सी से भी निकल जाती है। मैंने c अपॉन b नहीं लिया, वो लेने से यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, आप करके देख लेना। b और a एक ही के रूट थे इसलिए उन्हें इकट्ठे ले लिया, c और d भी एक ही के रूट थे इसलिए उन्हें एक साथ ले लिया। ठीक है, तो b और a की रेशो इक्वल होगी d और c की रेशो के, क्योंकि जीपी है। सही है, अब बस यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ रखनी है जो कि हम निकाल चुके हैं। b की वैल्यू क्या थी, यहाँ से भी दिख जाएगी, क्या थी b की वैल्यू, 3 माइनस 9 माइनस 4p अपॉन 2 ये थी, और a की थी 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 4p अपॉन 2। ठीक है, ये b की और a की वैल्यूज़ लिख दी, d और c की भी लिखनी पड़ेगी। क्या है देख लें, ये रही 12 प्लस 2 d की लिखनी है ऊपर, 12 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 36 माइनस q अपॉन 2। ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ यार, इस साइड मेरे को कंफर्टेबल रहता है लिखने में। ये हमने d की वैल्यू लिख ली। ठीक है, पूरी पीछे से देख के, c की भी लिख सकते हैं, प्लस वाली थी ना, 12 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 36 माइनस q अपॉन 2, तो 2 और 2 कट गया भाई, इधर भी और इधर भी। क्या आ गया, 3 माइनस 9 माइनस 4p का स्क्वायर रूट, नीचे 3 प्लस 9 माइनस 4p का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 12 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 36 माइनस q, 12 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 36 माइनस q। ये 2 ऊपर नीचे से कॉमन लेके काट दूंगा, इसमें थोड़ा और छोटी हो जाएगी कैलकुलेशन, काट देता हूँ। तो 3 माइनस 9 माइनस 4p, 3 प्लस 9 माइनस 4p
इसमें से 2 कॉमन लिया, नीचे से भी 2 कॉमन लिया, कट गया। तो ये 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36 माइनस क्यू, ये 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 36 माइनस क्यू। अब क्या कुछ दिख रहा है, क्या करना चाहिए हमें? कोई ऐसी चीज़ दिख रही है, कोई काम की बात जो सिखाई हो आपको यहाँ पे दिख रही हो? दिख रही है? देखो भाई, मुझे तो दिख रही है। दिखाऊं क्या? ये देख लो, ऐसा कुछ दिख रहा है कि नहीं? भाई देखो, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो बड़े काम की चीज़ है, स्पेशली जब ऐसा कुछ दे रखा हो, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, या उल्टा भी लिखा हो एक ही बात है। उल्टा लिखा हो अगर a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, तब भी वही बात है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ दे रखा हो और हम इसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दें तो ये आ जाता है। ये जो गंदी सी कैलकुलेशन, गंदी सी शक्ल है, वो थोड़ी सिंपल हो जाती है ऐसे। तो ये चीज़ क्या ऐसी नहीं लिखी हुई? लिखी हुई है ना, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ये भी a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। तो अगर हम इसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दें तो ये a अपॉन बी सी अपॉन डी आ जाएगा, बड़ा सुंदर सा आ जाएगा। लगा दूँ ना? ठीक है, लगा देता हूँ भैया। क्या लगा दिया? सी एंड डी लिख देना भाई, पूरा लिखना। क्या अप्लाइंग कर रहे हैं? अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या आ जाएगा उससे? a अपॉन बी, a कितना है 3, b कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 4p। इधर भी क्या आ जाएगा? a अपॉन बी, a कितना है 6, और ये 36 माइनस क्यू। ठीक है भाई, ये आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? चले अब आगे चलते हैं। अब आपको दिख रहा है 3 से 6 कट जाएगा, काट दो भाई, 2 आ गया यहाँ पे। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 1 से, इसको 2 से कर दूँ। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा जब, देख लेता हूँ एक बार ढंग से। इधर आ जाएगा रूट ऑफ 36 माइनस क्यू, स्क्वायर रूट ऑफ 36 माइनस क्यू। उधर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, ये देखो ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया 9 माइनस 4p का स्क्वायर रूट, तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ 9 माइनस 4p का स्क्वायर रूट। ठीक है भाई, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। क्या करूँ? सबसे पहले स्क्वायरिंग कर लेता हूँ, है ना, रूट हट जाएगा, थोड़ा काम आ जाएगा कुछ शायद। स्क्वायरिंग करूँगा तो यहाँ से रूट हट गया, ये 4 हो गया, ये 36 माइनस 4p। अबे 36 कहाँ से आ गया? 9 ही तो आएगा, ज़्यादा तेज़ चल रहा हूँ, है ना। ये 9 से मल्टीप्लाई करके फिर 36 आएगा। ये स्क्वायरिंग करी, यहाँ से रूट हट गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इसका भी रूट हट गया। ठीक है, 4 को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 36 माइनस 16p, सही है। 36 और 36 कट गया, रह गया माइनस क्यू इक्वल टू माइनस 16p। माइनस और माइनस भी कट गया, क्या आ गया? q इक्वल्स टू 16p आ गया। क्या जो लाना था देखना, ये लाना है। ये कैसे आएगा? ये तो दिख नहीं रहा भाई ऐसा कुछ आता हुआ। p को नीचे ले आता हूँ, q अपॉन p इक्वल्स टू 16, सही है, अपॉन 1 तो है ही। अब क्या ये ला सकते हो? दिख रहा है क्या करना है? दिख गया ना, वही ड्रामा तो करना है। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो क्या अप्लाई करेंगे? कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो क्या आ जाएगा उससे ऊपर? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। इधर भी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। आ गया कि नहीं? q प्लस पी इज टू q माइनस पी इज इक्वल्स टू 17 इज टू 15। डन डना डन। सही है भाई, हो गया क्वेश्चन। इजी था? अब था कि नहीं था समझ तो आ जाना चाहिए था भाई। अब तो इजी है ना, अब तो आ ही गया। ठीक है, चले फिर अगले क्वेश्चन पे भाई, चलते हैं। आ गया भाई, फिर से पढ़ लो, पता है ना कैसे पढ़ना है, पॉज करके। कह रहा द रेशियो ऑफ द AM एंड GM ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स x एंड y इज m is to n।
शो दैट x इज टू वाई इज दिस इज टू दिस। सीधी भाषा में बताता हूँ, दो नंबर है x और y, उनका अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की रेशियो दे रखी है m/n। अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की रेशियो क्या दे रखी है, m/n। शो करना है कि नंबर्स की रेशियो x और y की रेशियो ये है। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन? कि भाई क्वेश्चन में गिवन है कि भैया अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, इनकी जो रेशियो है वो है m/n। हमें शो करना है कि नंबर्स की रेशियो ये ड्रामा है। अब आपको पता है अर्थमेटिक मीन क्या होता है भाई? दो नंबर x और y हैं, उनका अर्थमेटिक मीन नहीं होता x + y/2 होता है। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है भाई? √(x, y). सही है। अब क्या करें, इसको यूं लिख सकता हूँ क्या, x + y/2 √(x, y) लिख सकता हूँ कि नहीं? अबे यूं समझ लो भाई, इसके नीचे 1 है, ये रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई नहीं हो जाता, ऊपर हो जाता है, ये इससे और ये इससे, ये तो पढ़ा ही होगा। इसको रेसिप्रोकल करके कर लेते हैं, कर लोगे ना? ठीक है, नहीं समझ में आता तो स्टेप बाय स्टेप कर लो भाई। ये आ गया। अब क्या करना है, x और y चाहिए। ऐसा एक क्वेश्चन करा है तुमने, अगर तुम्हें ध्यान हो तो, मैंने कराया था तुम्हें पहले भी। इसमें अगर हम कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दें, ये कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो भाई साथी बन चुका है हमारा। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या आएगा, ऊपर न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, नीचे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू, इधर भी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। सही है। क्या ये कोई आइडेंटिटी बन गई? पहले भी एक क्वेश्चन में मैंने स्टेप बाय स्टेप करा था, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। √(x + √y²। जिसको समझ में आ गया सही है, नहीं समझ में आया तो भाई समझाऊंगा, मेरा तो काम ही है समझाना, पर भाई पीछे का याद रखा करो, बढ़िया रहेगा। भाई इसको खोल लो, क्या आएगा, a², इसका स्क्वायर क्या होगा x, प्लस b², इसका स्क्वायर क्या होगा y, प्लस 2ab, यही तो है, तो लिख सकता हूँ ना इसको ये। ठीक है। अब ये स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है जी, ये आ गया। अब क्या करें, फिर से लगा देते हैं CND। क्या लगा देते हैं, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। ये लिखा हुआ है a + b/a - b, तो पता है जब भी a + b/a - b में कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगेगा तो a/b आएगा, यानी √(x/√y आएगा। इधर तो ये अलग चीज़ है कुछ, तो लिखना पड़ेगा प्रॉपर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, नीचे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। सही है ना? इधर भी वही हुआ है, करके देख लो बेशक। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करोगे ऊपर, और नीचे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करोगे तो यही आएगा। सही है। अब ये √(x और √y की रेशियो आ गई, मुझे चाहिए x और y की रेशियो, तो अब तो दिख ही रहा होगा क्या करना है, स्क्वायरिंग कर दो। क्या कर दो, स्क्वायरिंग। तो ये हो गया x/y, और यहाँ पे √m+n, √m-n का स्क्वायर, नीचे भी √m+n माइनस √m-n, इसका स्क्वायर। अब a + b होल स्क्वायर तो खोलना आता ही होगा, a - b होल स्क्वायर भी खोलना आता होगा। अगर आता होगा, ठीक ठाक कर लोगे तो प्रूव अपने आप हो जाएगा। ये भी नहीं आता तो भैया बड़ी दिक्कत की बात है, बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है। कोशिश करना भाई इसको सॉल्व करने की। ठीक है, हुआ पड़ा है वैसे, हो गया काम, इतना तो करना आना ही चाहिए। ठीक है, और नहीं भी आता तो परेशान मत होना भाई, सिखाएंगे, बाकी कर लेना। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो क्या क्वेश्चन है, कह रहा है इफ ABC आर इन AP, BCD आर इन GP एंड 1/C 1/D 1/E आर इन AP। ओहो, बड़ी चीज़ें हो गई है। तो प्रूव दैट ACE आर इन GP। समझ रहे हो, AP GP करते हैं।
धीरे धीरे करते हैं भाई, सारी चीज़ें एक साथ पढ़ेंगे तो दिमाग की दही हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दही। फाइनल बस ये देखो प्रूफ क्या करना है, उस हिसाब से करते चलेंगे। ACE में, ACE को प्रूव करना है, वो GP में है। AC और E को प्रूव करना है, वो GP में है। GP में एक तो अपने आप हो जाएंगे, देखूंगा कैसे होंगे। फिलहाल ये याद रखना AC और E हमको यही चाहिए बस मार्केट में, बाकी सबका कोई काम नहीं है। तो जो भी रास्ते में मिले उड़ाते चलो। बस फाइनल क्या बचाना है हमें? AC और E। तो सारी बातें इसकी सुनते चलो, जो काम का नहीं है उसको फेंकते चलो, जो काम का है उसे रखते चलो। काम के बंदे 3 ही हैं, A, C और E। ठीक है, पहले से मिलते हैं। पहली बात क्या है कि भैया A, B, C आर इन AP। ABC AP में है तो इससे क्या होता है पता है कि B इन दोनों का अर्थमेटिक मीन होता है। सही बात है। तो B क्या हो गया? A+C/2। ये B की वैल्यू निकल गई। चलो रख लेता हूँ। ठीक है, आगे चलता हूँ। BCD आर इन GP। BCD आर इन GP। BCD GP में है तो GP में क्या होता है? जो C है वो इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन है। सही बात है ना, C इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन है, या यूं कह सकते हैं C का स्क्वायर इक्वल टू B इंटू डी। ये सब आपको पढ़ा रखा है भाई, नहीं याद है तो पीछे जाके देखो कि 3 नंबर अगर AP में होते हैं तो बीच वाले का ट्वाइस कोने वाले दोनों के सम के इक्वल होता है। वही चीज़ लिखी है ये, बीच वाले का ट्वाइस कोने वाले दोनों का सम। और 3 नंबर अगर GP में होते हैं तो बीच वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू कोने वाले दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, ये आ गया। अब B मुझे नहीं चाहिए, B का कोई काम नहीं है, और B की वैल्यू भी मेरे पास है। डालो C²। B की वैल्यू क्या है भाई? A+C/2। और ये क्या है? D। सही है। D का भी मुझे कोई काम नहीं है, D की वैल्यू निकाल लो ताकि आगे पुट कर दूँ। D का कोई काम नहीं है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2C² और ये A+C नीचे, ये निकल गई D की वैल्यू। ठीक है, काम आ जाएगी आगे। सही बात है कि नहीं? चलो तीसरी बात क्या है काम की भाई? तीसरी बात क्या दे रखी है? ये तीनों AP में है। 1/C, 1/D, 1/E आर इन AP। ठीक है, बताया था 3 नंबर AP में होते हैं तो बीच वाले का ट्वाइस कोने वाले दोनों के सम के इक्वल होता है। बीच वाले का ट्वाइस यानी 2 इंटू 1/D इज इक्वल टू कोने वाले दोनों का सम 1/C प्लस 1/E। सही है। तो ये 2/D है, D की वैल्यू ये रही 2C² इज इक्वल्स टू, इधर EC एलसीएम ले लिया, E ऊपर इधर और C इधर। ठीक है ना, 2 से 2 गया कट भैया, A+C ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, A+C/C² और ये E+C/EC। फिर से C से स्क्वायर कट गया और क्रॉस मल्टीप्लाई, E को इधर क्या आ गया? AE प्लस EC, C को इधर CE प्लस C²। CE कट गए, क्या आ गया? AE इक्वल्स टू C²। ये क्या कह रहा है? कुछ कह रहा है? ये सुनाई दे रहा है? ये कह रहा है कि ACE आर इन GP। ACE आर इन GP बताया था ना, 3 नंबर अगर GP में होते हैं तो बीच वाले का स्क्वायर कोने वाले दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। वो हमने प्रूव कर दिया कि भैया बीच वाले का स्क्वायर कोने वाले दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये तीनों नंबर GP में है। हो गया? चलो चलें आगे। देखो क्या आ गया भाई, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स। स्पेशल सीरीज का क्वेश्चन आ गया, दिख गया। इसका सम निकालना है n टर्म्स तक, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है भाई। पहले पता ही nth टर्म चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी? nth टर्म। सीधा लिख दूँ कि सारी लिख के दिखाऊँ? ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, लिख दूँ ना सीधा an क्या बनेगी इसकी? ऊपर देखो, न्यूमरेटर को देखो खाली, इधर 1³ है पहली टर्म में, दूसरी में 1³ प्लस 2³ है, तीसरी में 1³ प्लस 2³ प्लस 3³ है। तो nth में क्या होगा? सिर्फ n³ होगा क्या? अबे थर्ड में क्या सिर्फ 3³ है? थर्ड में 1 से लेके 3³ का सम है ना, सेकंड में 1 से लेके 2³ का सम है, फोर्थ में 1 से लेके 4 तक का सम होगा। तो nth में क्या होगा? 1³ से लेके n³ तक का सम होगा। ठीक है, न्यूमरेटर तो ये हो जाएगा nth टर्म का, और डिनोमिनेटर
डिनोमिनेटर तो अजीब सा ही लग रहा है कुछ, 1 3 5 ऐसे ही चलेगा अप टू n टर्म्स, है ना, अप टू n टर्म्स। तो ये अपनी nth टर्म होगी, सही है। ऊपर वाले को कैसे सॉल्व करूँ, पता ही है, ये तो इसका फॉर्मूला पता है तुम्हें, पता है ना, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर होता है। और नीचे वाले का सम कैसे निकलेगा, नीचे वाला क्या दिख रहा है आपको, नीचे वाला एक AP है ना, AP का सम क्या होता है, n/2 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 2, सही है ना। AP के सम का फॉर्मूला लगा दिया, ये AP दिख रही थी, 2 का गैप था, n/2 2a प्लस n-1 डी, a था 1 और कॉमन डिफरेंस था 2। अब इसको सॉल्व करता हूँ, ये हम an निकाल रहे हैं अभी, तो n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 4, नीचे इन दोनों में से 2 आ रहा है कॉमन, तो n/2 2 कॉमन आ गया, अंदर इधर रह गया 1, इधर रह गया n-1, इस 2 से ये 2 कट गया, तो an इक्वल्स टू क्या आ गया, n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4, नीचे ये 1 और 1 भी कट गए, n रह गया, n इंटू एन हो गया n स्क्वायर, सही है। इस n स्क्वायर से ये n स्क्वायर कट गया, क्या रह गया, an इक्वल्स टू n प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4, खोल लेंगे इसको, क्या आ जाएगा, n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n, सही है। अब आपके पास an है तो आपको sn तो निकालना आता ही है कि नहीं आता, आता है ना sn, कैसे निकालते हैं, वही समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 से लेके n तक ak, कर लोगे ना, स्पेशल सीरीज में करा था। तो मेन तो बस an निकालना था, अब तो हो ही जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ बच्चों, देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये दिख रहा है, शो करना है कि ये भैया इसके इक्वल है। तो इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में क्या फ़र्क है, पिछला क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्या फ़र्क है दोनों में, पता लग रहा है कुछ। इसमें पहले डिवाइड हो रहा है भाई, फिर उसके बाद सम निकलेगा, है ना। पहले ये दोनों डिवाइड होंगे, ये दोनों डिवाइड होंगे, ये दोनों डिवाइड होंगे, फिर सम निकलेगा। मतलब इसकी जो nth टर्म है ऊपर वाले की और जो नीचे वाले की, वो पहले डिवाइड होगी। देखो मैंने पहले उनको डिवाइड करा है, उसके बाद सम निकालूंगा, है ना। जो हर टर्म कैलकुलेट हो रही है पहले वो डिवाइड होगी, उसके बाद सम निकलेगा। इसीलिए मैंने क्या करा था, जब nth निकाली थी तो ऊपर वाले की nth और नीचे वाले की nth निकाल के दोनों को पहले डिवाइड करा है, सॉल्व कर कुरा के जो आया है उसका सम निकाला है। लेकिन अगले क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। अगले क्वेश्चन में ऊपर का सम अलग निकलेगा, नीचे का सम अलग निकलेगा। पहले डिवाइड नहीं करना, पहले ऊपर का सम निकालना है, फिर नीचे का सम निकालना है, फिर उन दोनों को डिवाइड करना है और ये लाना है, ठीक है। ये फ़र्क है भाई दोनों क्वेश्चन में, समझिए ना बात, ठीक है। तो भैया ऊपर का सम अलग निकालना है, नीचे का सम अलग निकालना है। ऊपर वाले की nth टर्म मुझे दिख रही है, क्या है, क्या है भाई, लिखी हुई है इसने खुद ही, मेरे को क्या सोचनी है, n इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर, सही है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ इसको, ये a प्लस बी होल स्क्वायर खोल लिया, इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया, n क्यूब प्लस n प्लस 2n स्क्वायर, सही है। इसका सम निकालना आता है। Sn कैसे निकलता है पता है, सीधा बता दूँ, सीधा Sn कैसे निकलता है, शॉर्टकट Sn निकाल रहा हूँ, स्मॉल s लिख देता हूँ, ठीक है ना, नीचे वाले को कैपिटल लिख दूंगा। सम निकाल रहा हूँ, जब भी an पता हो और Sn निकाल रहा हूँ, अगर डायरेक्ट कभी जल्दबाजी में लिखना हो, आपका मन करे, k वगैरह नहीं लिखना है, सीधा इसका सम कैसे निकलता है, n क्यूब की जगह क्यूब वाली सीरीज़ का सम लिख दो, ख़त्म। क्यूब वाली सीरीज़ का सम क्या था, n इंटू एन प्लस 1/2 होल स्क्वायर, सही है। n है ना, n की पावर 1 है, तो वाली जो सीरीज़ थी 1 + 2 + 3 अप टू n, जिसमें पावर 1 थी, उसका फॉर्मूला लगा दो, क्या है, n इंटू एन प्लस 1/2, सही है। प्लस ये क्या है, 2 इंटू एन स्क्वायर, तो 2 तो कोफिशिएंट है, ऐसे ही रहेगा। ये जो n स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर वाली सीरीज़ का सम लगा दो, क्या था वो, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n + 1 अपॉन 6। तो ये भाई Sn आ गया, ऊपर का सम निकल गया, ठीक है।
ऐसे ही नीचे का भी निकाल सकते हो। निकालूं? नीचे वाले की an क्या है? nth टर्म, कैपिटल लेटर से लिख रहा हूँ इसको अलग दिखाने के लिए, ठीक है। नीचे वाले की an दे रखी है n स्क्वायर इंटू n प्लस 1, तो ये हो गया n क्यूब प्लस n स्क्वायर, ठीक है। इसका भी सम निकाल सकते हैं, वही तरीका, सीधा तो बताया। सीधा क्या करो, n क्यूब की जगह क्यूब वाली सीरीज़ का सम लिख दो जब एस एन निकाल रहे हो। क्यूब वाली सीरीज़ का सम क्या था? n इंटू एन प्लस 1/2 होल स्क्वायर। इसकी जगह स्क्वायर वाली सीरीज़ का सम वो क्या था? n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये आ गया ऊपर का सम, ये आ गया नीचे का सम। दोनों को डिवाइड करना है, ये प्रूव करना है, ख़त्म क्वेश्चन। कर देता हूँ दोनों को डिवाइड, एस एन अपॉन एस एन। ऊपर ये लिखना है, ठीक है। ये लिखने के साथ साथ एक काम भी कर दूँ ताकि मैं लिख पाऊँ आसानी से इसको। तीनों में से कुछ कॉमन आ रहा है भाई। n इंटू एन प्लस 1/2 इधर भी है, n इंटू एन प्लस 1/2 इधर भी है, और बीच में मल्टीप्लाई है भाई। यहाँ पे 2 कोफिशिएंट था ना इसका, 2 मल्टीप्लाई में है साथ में। n इंटू एन प्लस 1/2 इधर भी है, तीनों जगह n इंटू एन प्लस 1/2 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। इस वाले सम में से, तीनों टर्म में से n इंटू एन प्लस 1/2 कॉमन। इधर क्या बचेगा? इधर बचेगा n इंटू एन प्लस 1/2, स्क्वायर थी ना। इधर क्या बचेगा? 1 बचेगा, पूरा तो कॉमन ले लिया। इधर क्या बचेगा भाई? ये 2 बचेगा एक, तो एक ये 2n प्लस 1 बचेगा, और नीचे 3 बचेगा क्योंकि 6 था, और अपॉन 2 तो मैंने कॉमन ही ले लिया। सही है ना? ये तो सिंपल कैलकुलेशन है यार। इसमें से भी n इंटू एन प्लस 1/2 कॉमन, अंदर क्या बचेगा? n इंटू एन प्लस 1/2, और ये 2n प्लस 1 अपॉन 3। सही है? तो ये तो कट गया सारा का सारा, n से n कट गया, n प्लस 1 से n प्लस 1 कट गया, 2 से 2 कट गया। बढ़िया हो गया काम ये तो। बस अब तो सिंपल सॉल्व करना है, ख़त्म। 6 एलसीएम, 6 एलसीएम तो क्या आ जाएगा ऊपर? 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3n इंटू एन प्लस 1। ये 6 जो एलसीएम आया 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 6 हो गया ये। 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। नीचे भी 6 एलसीएम, तो 3 इंटू दिस, 3n इंटू एन प्लस 1। 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 2n प्लस 1। ठीक है बच्चों, 6 से 6 काट दिया भाई। अब ब्रैकेट्स खोल लो भाई। 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 6 प्लस 8n प्लस 4 अपॉन 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 4n प्लस 2। सही है? अब जो काम बचा है वो क्या मैं आपके ऊपर छोड़ सकता हूँ क्या नहीं छोड़ सकता? अब तो बड़ी छोटी सी कैलकुलेशन करनी है भाई, कुछ भी नहीं करना। ये अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्या बन गई? यहाँ लिख देता हूँ क्या बन गई, देखो। ये आ गया 3n स्क्वायर, है ना? क्या आ गया? 3n स्क्वायर, और ये 3n और 8n कितना हो गया? 11n, और ये 6 और 4 कितना हो गया? 10। ठीक है? और नीचे 3n स्क्वायर, 4n और 3n कितना हो गया? 7n, और ये हो गया 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ऊपर नीचे। बस मिड टर्म स्प्लिट करनी है, तो 2 फैक्टर आएंगे ऊपर, 2 आएंगे नीचे, दोनों में एक कॉमन होगा, वो कट जाएगा, ये आंसर आ जाएगा भाई, ख़त्म। सही है? मिड टर्म तो कर लोगे ना स्प्लिट। ये 6 इंटू 5 30 हो जाएगा बीच वाला, ये 6 इंटू 1, बस कर लेना मिड टर्म स्प्लिट। एक फैक्टर कटेगा, एक एक ऊपर नीचे बचेंगे, वो यही आएंगे। हो गया क्वेश्चन। सही है? चलो भाई अगले पे चल रहा हूँ, कर लेना, ये तो कर ही लोगे खुद। अब देखो क्या क्वेश्चन है। कह रहा है इफ pth, qth, rth एंड sth टर्म ऑफ एन AP आर इन GP। क्या बोल दिया इसने? ये कह रहा है कि AP की कोई टर्म्स हैं और वो खुद जो नंबर्स हैं वो GP में हैं। शो करो ये ड्रामा भी GP में है। बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। पहले ज़रा मैं इसको सही भाषा में लिखता हूँ कि समझ में आया हमें। कह रहा है pth, qth, rth, sth टर्म ऑफ AP। पहले AP यहीं तक बात करते हैं बस। AP की ये 4 टर्म, pth टर्म,
क्यूएथ टर्म, आरएथ टर्म और एसएथ टर्म। एपी की पीएथ टर्म, क्यूएथ टर्म, आरएथ टर्म और एसएथ टर्म निकालनी आती है ना। एपी की एनएथ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी। तो पीएथ टर्म क्या होगी, ए प्लस पी माइनस वन डी। सही है भाई। क्यूएथ टर्म क्या होगी, ए प्लस क्यू माइनस वन डी। आरएथ टर्म क्या होगी, ए प्लस आर माइनस वन डी। और ये क्या हो जाएगी फिर, ए प्लस एस माइनस वन डी। ये हमने एपी की 4 टर्म्स लिख दी जो उसने बोली थी, पी एथ, क्यू एथ, आर एथ, एस एथ। अब कह रहा है ये जो चारों टर्म है ना, ये खुद जीपी में है। गिवन है कि एपी, ए क्यू, ए आर और ए एस ये जीपी में है। दीज आर इन जीपी। किस में भाई है, जीपी में। चलो, जब ये जीपी में है तो आपको पता है इनकी रेशियो इक्वल होगी, कॉमन रेशियो होती है ना। ये चारों क्या है, जीपी में है। तो इन दोनों की जो रेशियो होगी यानी ए क्यू अपॉन ए पी वो इक्वल होगी इन दोनों की रेशियो के, यानी ए आर अपॉन ए क्यू के। सही बात है, गलत बात है भाई, होगी। अच्छा, एक बात और भी होगी, क्या, कि जो इन दोनों की रेशियो होगी ए आर अपॉन ए क्यू, ऐसा भी कह सकता हूँ कि वो ए एस अपॉन ए आर के इक्वल होगी। सारी बातें सेम ही हैं कि नहीं है, कि भाई ये 4 नंबर जीपी में हैं तो कहीं से भी रेशियो निकालूँ, चाहे सेकंड नंबर अपॉन फर्स्ट नंबर, थर्ड अपॉन सेकंड, फोर्थ अपॉन थर्ड, सभी कॉमन रेशियो है तो इक्वल होगी। तो एक बार मैंने कह दिया कि इन दोनों की रेशियो और इन दोनों की रेशियो इक्वल है, एक बार मैंने कह दिया इन दोनों की रेशियो और इन दोनों की रेशियो इक्वल है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई यहाँ तक? ठीक है भाई। अब एक बात बताओ, एक चीज़ कभी पढ़ी है ज़िंदगी में कि भैया अगर a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी हो, अगर a अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी हो तो ये एक और चीज़ के इक्वल भी होता है। किसके, a माइनस बी अपॉन सी माइनस डी। अभी दिखाता हूँ, ध्यान से सुनना भाई। देखो, तुम्हें पता है कि भैया ऐसे कह सकते हो 3/5 इक्वल होता है 9/15 के। सही बात है, इसको काटूंगा तो 3/5 आ जाएगा ना। ठीक है, दोनों इक्वल हैं। अगर मैं 3 - 9/5 - 15 लिख दूँ, क्या ये तब भी इनके इक्वल रहेगा? बताओ। 3/5 9/15 इक्वल थे। मैंने ऊपर वालों का डिफरेंस लिया, नीचे वालों का भी डिफरेंस लिया, क्या इक्वल आ रहा है? देख लो भाई, आ रहा है नहीं आ रहा? क्या आ रहा है ये, -6/-10, माइनस माइनस कट गया, क्या आ गया 3/5। 3/5 ही तो था, ये भी कट के एक तरीके से 3/5 ही था। तो इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि भैया a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी हो, अगर ये दो रेशो इक्वल है तो अगर मैं न्यूमरेटर के डिफरेंस और डिनोमिनेटर के डिफरेंस से एक रेशो बनाऊँ वो भी इन्हीं के इक्वल आएगी। ठीक है, ऐसे ही आप प्लस भी कर सकते हो, एक ही बात है। तो ये एक और काम की बात बता दिया है आपको कि अगर कोई दो रेशो इक्वल हैं तो उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के डिफरेंस की रेशो ले लो या सम की रेशो ले लो, वो भी उस रेशो के इक्वल होती है। ये याद रखनी है भाई बात। ठीक है, अब यही बात आगे हम यूज़ करने वाले हैं। ये दो रेशो इक्वल हैं, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, जैसे a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। तो न्यूमरेटर का डिफरेंस यानी ए क्यू माइनस ए आर अपॉन ए पी माइनस ए क्यू, न्यूमरेटर का डिफरेंस अपॉन डिनोमिनेटर का डिफरेंस, जो रेशो आएगी वो भी इन दोनों के इक्वल होगी, इस रेशो के इक्वल होगी। तो ऐसा कह सकता हूँ जो डिफरेंस की रेशो आई है वो इक्वल है ए आर अपॉन ए क्यू के। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी ये भी दो रेशो इक्वल है, तो क्या कह सकता हूँ कि ए आर माइनस ए एस अपॉन ए क्यू माइनस ए आर, फिर से वही दोनों का डिफरेंस इक्वल्स टू ए आर अपॉन ए क्यू। सही है,
ये मैंने लिखने को यहाँ पे मैं AS/AR भी लिख सकता था। मैंने देखो ये जो रेशियो आई है डिफरेंस की, ये दोनों के इक्वल होगी, चाहे आप इसके इक्वल लिख दो या इसके लिख दो। ऐसी इधर जो इनके डिफरेंस की रेशियो आई है वो भी दोनों के इक्वल होगी, तो आप किसी के भी इक्वल लिख सकते हो। मैंने कॉमन वाले के इक्वल लिख दी यहाँ पे, जो कॉमन था दोनों में, AR/AQ दोनों में कॉमन था, इसलिए ताकि आपको समझ आ जाए कि अब भैया AR/AQ के ये भी इक्वल है और AR/AQ के ये भी इक्वल है, तो इसलिए ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो आ गया AQ माइनस AR/AP माइनस AQ इज इक्वल टू AR माइनस AS/AQ माइनस AR। ठीक है भाई, ये आ गया। अब चलते हैं ज़रा आगे, काम की बात क्या है, काम की बात समझ लेते हैं अब। AQ माइनस AR, कहाँ है AQ, ये रहा, और ये रहा AR। AQ में से AR माइनस कर लो भाई, इसमें से इसको माइनस करोगे तो A और A तो कट ही जाएगा, क्या बचेगा। AQ में से AR को माइनस करूँगा तो A और A तो कट जाएगा, दिस माइनस दिस बच जाएगा, क्या बचेगा, Q माइनस 1D माइनस R माइनस 1D। सही है, नीचे AP माइनस AQ, AP में से AQ माइनस कर दो, किस में से, AP में से AQ, क्या आ जाएगा, फिर से A और A कट जाएगा, तो क्या बचेगा, P माइनस 1D माइनस Q माइनस 1D। ऐसे इधर AR में से AS माइनस कर दो, AR में से AS, तो A और A कट गए, क्या बच गया, R माइनस 1D माइनस S माइनस 1D, और नीचे AQ माइनस AR, क्या बचेगा, AQ माइनस AR है, क्या बचेगा भाई, AQ का है, ये रहा AR, ये रहा, दिस माइनस दिस, फिर से A और A कट गए, तो Q माइनस 1D माइनस R माइनस 1D। ठीक है भाई, चलो D कॉमन ले लो ऊपर से और नीचे से, ऊपर से D कॉमन लूँगा, नीचे से D कॉमन लूँगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, Q माइनस 1 माइनस R प्लस 1, नीचे क्या बचेगा, P माइनस 1 माइनस Q प्लस 1। सही है, इधर से भी D कॉमन लिया, नीचे से D कॉमन लिया, कट गया, R माइनस 1 माइनस S प्लस 1, नीचे Q माइनस 1 माइनस R प्लस 1। सही है, तो 1 और 1 कट गए, इधर भी 1 से 1 कट गया, इधर भी ये 1 से 1 कट गया, क्या बच गया भाई, क्या बच गया बताओ, ऊपर बच गया Q माइनस R, नीचे P माइनस Q। लिखूँ क्या बच गया, ये देखो, ये बच गया Q माइनस R और नीचे बच गया P माइनस Q, इधर बच गया R माइनस S और इधर बच गया Q माइनस R। सही है, अब ये रेशियो आ गई इक्वल, ये रेशियो इक्वल आ गई। इससे क्या पता लग रहा है, क्या इससे ये नहीं पता लग रहा कि P माइनस Q, Q माइनस R, R माइनस S, R इन GP, पता लग रहा है कि नहीं पता लग रहा भाई। अगर 3 नंबर GP में हैं तो पहले वाले दोनों की रेशो Q माइनस R अपॉन P माइनस Q इक्वल होती है दूसरे वाले दोनों की रेशो R माइनस S अपॉन Q माइनस R। सही है ना, तो क्योंकि इन 3 नंबर को मैं देख रहा हूँ, पहले 2 की रेशो और अगले 2 की रेशो सेम आ चुकी है, इससे हमें पता चल गया ये GP में है। यही हमें लाना था, P माइनस Q, Q माइनस R और R माइनस S GP में है। समझ आ गया क्या क्वेश्चन करा है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है भाई, NCERT का एग्जाम्पल है यूँ तो, बट पढ़ के भी बच्चों को समझ नहीं आता क्या हुआ है। ठीक है, मैंने कोशिश करी आपको हर बात समझा दूँ, एक बार दोबारा देख लो, देखना है तो, कि भैया AP थी एक, उसकी Pth Qth Rth Sth टर्म दे रखी थी, तो ये तो AP का फॉर्मूला है सिंपल, और कह रहा था ये चारों GP में है। जब ये चारों GP में है तो हमको पता है GP में कॉमन रेशो होती है कि इसको इससे डिवाइड कर लो, इसको इससे कर लो, इसको इससे कर लो, सब बात सेम ही है। तो एक बारी मैंने एक इक्वेशन बनाई, इन दोनों की रेशो ली और इन दोनों की रेशो ली और उसको इक्वल रख दिया, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। ये एक बारी फिर आगे चला मैं कि इन दोनों की रेशो ली, इन दोनों की और फिर इन दोनों की, थर्ड की और सेकंड की रेशो, फोर्थ की और थर्ड की रेशो, उसको इक्वल रख दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने आपको एक चमत्कार दिखाया था अभी। क्या दिखाया था कि भैया अगर कोई 2 रेशो इक्वल हैं तो उनके डिफरेंस की जो रेशो आएगी
वो भी उस रेशियो के इक्वल होगी। ऐसा भी करके भी दिखाया था यहाँ पे। तो अब जब ये दो रेशियो इक्वल है तो उनके न्यूमरेटर की डिफरेंस अपॉन डिनोमिनेटर की डिफरेंस की जो रेशियो है वो भी उन दोनों की इक्वल होगी। तो आप दोनों में से किसी के भी इक्वल लिख सकते हो। मैंने दोनों में कॉमन देखा AR अपॉन AQ था, तो मैंने इसके डिफरेंस की जो रेशियो आई थी उसको भी AR अपॉन AQ के इक्वल लिख दिया, और इनके डिफरेंस की जो रेशियो आई थी उसको भी AR अपॉन AQ लिख दिया। अब क्योंकि AR अपॉन AQ के ये भी इक्वल है, AR अपॉन AQ के ये भी इक्वल है, तो मैंने कहा भैया दोनों इक्वल है। ठीक है, यहाँ के बाद हमने क्या करा, यहाँ के बाद बस हमने AQ AR ये सारी जो वैल्यूज़ थी यहाँ पे पुट करी और सॉल्व करा है। सॉल्व करने के बाद हमें ये मिल गया, क्या मिल गया, ये कि ये रेशियो इक्वल आ गई। फिर इस रेशियो से हमें पता लग गया जीपी में, 3 नंबर जीपी में तभी तो होता है जब उनकी रेशियो इक्वल होती है, B अपॉन A इक्वल टू C अपॉन B। वो आ गया था, इसीलिए हमने क्या दिया जीपी में। ठीक है भाई, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। कह रहा है इफ ABC आर इन जीपी, ABC जीपी में है और ये तीनों इक्वल है, तो प्रूव करो XYZ AP में है। इसमें तो कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं लिखी हुई। कह रहा है ABC जीपी में है, हमें पता है, हमें प्रूव करना है XYZ AP में है और ये चीज़ इक्वल है। ठीक है, देखो भाई, ये जो 3 चीज़ें इक्वल दे रखी हैं, A की पावर 1/x, B की पावर 1/y, C की पावर 1/z, ये तीनों देखो इक्वल है। तो ये तीनों दुनिया में कोई तो नंबर के इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। जब ये तीनों कह रहा है सॉल्व करके सेम वैल्यू आएगी, A की पावर 1/x करके जो आएगा वही B की पावर 1/y करके आएगा, वही C की पावर 1/z करके आएगा। मतलब ये तीनों कोई नंबर है जो कि इक्वल है। तो मैंने मान लिया ये तीनों कोई K नंबर है उसके इक्वल है, बात ख़त्म, कोई दिक्कत थोड़ी, ऐसे मान सकते हैं, मान लिया। तो इससे क्या पता चला कि A की पावर 1/x क्या है, K है। ऐसे ही B की पावर 1/y क्या है, K है। और ऐसे ही C की पावर 1/z क्या है, K है। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब तुम्हें यह पता है पावर उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाती है। A की पावर 1/x अगर K है, ये पावर 1/x वहाँ जाके x हो जाएगी। पता है ये चीज़ के नहीं पता है? पता तो होगी, नहीं पता तो बताता हूँ, तुम्हें पता है लेकिन तुमने कभी सोचा नहीं। देखो ये पढ़ा है, स्क्वायर रूट x अगर 2 है तो x क्या होगा, 2 का स्क्वायर नहीं होता 4 हो जाता है ना। क्या करा, यूँ समझ लो स्क्वायरिंग कर दी दोनों तरफ। क्या करा, स्क्वायरिंग कर ली, यही करा ना। तो x इक्वल टू 2 का स्क्वायर आ गया। तो भाई ये जो रूट x था, ये जो रूट x था, ये x की पावर हाफ ही तो थी और ये इक्वल टू 2 लिखा था। तो ये हाफ पावर वहाँ जाके 2 हो गई। कैसे हुई कि आपने दोनों तरफ स्क्वायरिंग करी। क्या करी आपने, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करी। उससे क्या हुआ, ये 2 कट गया और x की वैल्यू आ गई 2 स्क्वायर, आ गई ना 2 स्क्वायर। तो पता चला x की पावर हाफ थी, इधर कुछ भी था, हमने दोनों साइड स्क्वायरिंग करी, 2 कट गया, उधर 2 आ गई। तो इधर जो पावर हाफ थी वो उधर जाके 2 हो गई, स्क्वायरिंग करा था। ऐसे आप यूँ कह दो दोनों तरफ पावर x कर दी। जब दोनों तरफ पावर x करूँगा, समझने के लिए यूँ लिखा है, मान लो a की पावर 1/x इक्वल टू k लिखा हुआ है, यही लिखा था ना। दोनों तरफ पावर x कर दी तो इधर तो x और x पावर कट गई है क्योंकि ये 1/x था। तो a इक्वल टू क्या आ गया, k की पावर x। सही है, तो पता चल गया पावर उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाती है। चलो चलते हैं भाई आगे फिर। तो ये भी पावर उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो b की वैल्यू हो जाएगी k की पावर y, इधर से c की वैल्यू हो जाएगी k की पावर z। तो ये आ गई ABC की वैल्यू। ठीक है, अब एक चीज़ अपने को गिवन है, क्या गिवन है कि ABCR इन GP, ये तीनों GP में है, ऐसा दे रखा है। जब 3 नंबर GP में होते हैं, आपको बताया था बीच वाले का स्क्वायर कोने वाले दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, बताया था। B की वैल्यू ये रही, क्या है, K की पावर y और ये होल पावर 2 तो है ही। A की वैल्यू ये रही, K की पावर x, और C की वैल्यू ये रही, K की पावर z। ये पावर्स आपको पता है मल्टीप्लाई हो जाती है आपस में, तो K की पावर 2y हो गई।
और ये बेसिस मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएगी x प्लस जेड। सही है। अब ये दोनों बेसिस तो सेम है तो कंपेयर करूँगा तो पावर इक्वल हो जाएगी। 2y किसके इक्वल हो गया, x प्लस जेड के। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता नहीं चल गया कि एक्स वाई जेड आर इन ए पी, नहीं पता चला भाई। बता तो चुका हूँ ये चीज़ कि अगर कभी ऐसे आ जाए कि बीच वाले का ट्वाइस कोने वाले दोनों के सम के इक्वल आ जाए तो नंबर ए पी में होते हैं। आ तो गया, बीच वाले का ट्वाइस कोने वाले दोनों का सम, पता लग गया नंबर ए पी में है। सही है, चले आगे। चलो ये देखो भाई क्या कह रहा है, क्या कह रहा है पता चल गया ना। वीडियो पॉज करके देखना है क्या कह रहा है। इफ ए बी सी डी एंड पी आर डिफरेंट रियल नंबर, ए बी सी डी पी 5 हैं, ये पांचों कोई डिफरेंट रियल नंबर है, ऐसा ये कह रहा है। सच दैट, ये एक बहुत बड़ी सी इक्वेशन थी, एक लाइन में मैं लिख भी नहीं पाया, ये पूरा ड्रामा इज़ लेस देन इक्वल टू 0 ऐसा दे रखा है। ठीक है, इनइक्वालिटी दे रखी है एक। देन शो दैट ए बी सी डी आर इन जी पी, ऐसा शो करना है कि ए बी सी डी जी पी में है। ठीक है, तो जो इक्वेशन दे रखी है ज़रा उसी से मिल लेते हैं क्या है। ये इक्वेशन है भाई। ठीक है, खोल दूँ इस इक्वेशन को, सीधा मैं खोल रहा हूँ। ठीक है, ये पी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर, ये मैंने पी स्क्वायर को तीनों से मल्टीप्लाई करा है, फिर इस 2 को भी तीनों से कर दिया, और ये p भी है देखो बाहर, तो p और 2 ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे अंदर। ये 2 भी ब्रैकेट के बाहर है, ये p भी ब्रैकेट के बाहर है, 2 और p दोनों ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे अंदर तीनों से। तो क्या आ जाएगा, 2ab 2bcp, अच्छा जी 2cdp, बहुत कुछ आ गया है ये। और सारी टर्म्स नेगेटिव आएंगी क्योंकि -2 से मल्टीप्लाई करा है तीनों को। ठीक है ना, ये तो नॉर्मल सा सिंपल सा मैथ्स है। और ये इनके बाहर तो कुछ नहीं है, ब्रैकेट के ऐसे ही लिख देता हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी ए स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर कहाँ है, बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं खास करा, बस ब्रैकेट खोला है और जो इक्वेशन थी इनइक्वालिटी उसको ऐसे के ऐसे लिख दिया। अब देखना है काम की बात, ध्यान से देखना भाई, इसको देखो। ठीक है, क्या लिखा है देख पा रहे हो, क्या दिक्कत है इसको देखने में। ए स्क्वायर पी स्क्वायर लिखा है, इसको देख लो बी स्क्वायर को, और इसको देख लो, इन तीनों को देखो, कुछ बात समझ में आ रही है। ये जो गोले लगाए हैं बस इन तीनों को देखो ढंग से, आ रही है कुछ बात समझ में। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ क्या ये। मान लो ये पूरा a है, इसका स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर है, और ये -2ab है, लिखा है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, a माइनस बी होल स्क्वायर, है ना। तो a क्या है अपना ap, और b क्या है b है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर। समझ गए क्या करा है, खोल लो, नहीं तो इसको खोलोगे तो क्या आएगा, सबसे पहले इसका स्क्वायर आएगा ये रहा, फिर प्लस b का स्क्वायर आएगा ये रहा, माइनस ट्वाइस ऑफ इनका प्रोडक्ट 2apb ये रहा। सही है, ऐसी और भी मिलेंगे, देखो ऐसे ही और भी मिलेंगे। गोले वाले तो देख लिए, अब कौन से देख लेता हूँ, अब स्क्वायर वाले देख लेता हूँ, डब्बे वाले, एक b और p। सही है, b और p के साथ ये रहा c डब्बे वाला, एक ये रहा, दिख गया भाई। देखो डब्बे वालों को देखो, ये स्क्वायर -2, ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab, तो ये भी क्या हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी bp माइनस सी होल स्क्वायर। सही है ना, bp माइनस सी होल स्क्वायर को खोलोगे तो वो भी क्या आएगा, bp माइनस सी होल स्क्वायर को खोलोगे तो bp का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर -2bpc ये रहा। सही है, अब जो बच गए उन्हें देख लो, कौन कौन बच गए, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ दिस, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab, तो ये भी क्या हो जाएगा cp माइनस डी का होल स्क्वायर। सही है, cp स्क्वायर है ना प्लस डी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ cp इंटू डी, ये लिखा। ठीक है भाई, तो ये दिख गया आपको, बढ़िया हो गया काम ये तो। अब आ जाओ भाई काम की बात पे।
ये आपको दिख रहा है 3 नंबर के स्क्वायर का सम कह रहा है लेस देन इक्वल टू 0। 3 नंबर के स्क्वायर का सम लेस देन इक्वल टू 0। क्या बोल दिया इसने ये? क्या 3 नंबर के स्क्वायर का सम कभी लेस देन 0 हो सकता है? ये 3 स्क्वायर है ना, स्क्वायर तो कभी नेगेटिव होती ही नहीं। तो जब 3 चीज़ों की स्क्वायर है और वो अपने आप में पॉजिटिव होती है तो वो लेस देन 0 तो हो नहीं सकती। लेकिन यहाँ इक्वल टू 0 भी तो लिखा है भाई। लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू 0, या तो 0 से छोटा है या 0 के इक्वल है। तो हमें पता चल गया भाई ये जो क्वांटिटी है ये 0 से छोटी तो नहीं हो सकती कभी भी, क्योंकि ये स्क्वायर्स का सम है। स्क्वायर अपने आप में कभी नेगेटिव होती नहीं। तो 3 स्क्वायर को अलग अलग ऐड करूँगा तो कहाँ से नेगेटिव आएगा? तो इसका मतलब ये 0 है। पता लग गया यहाँ से। क्या पता लग गया? कि ये 0 है। AP माइनस बी का स्क्वायर प्लस BP माइनस सी का स्क्वायर प्लस CP माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। समझ गए लेस देन कहाँ गया? लेस देन भाई कॉमन सेंस लगी है यहाँ पे, ठीक है। लेस देन कहाँ चला गया? हमें पता चला 3 स्क्वायर है। 3 स्क्वायर मतलब 3 पॉजिटिव नंबर। 3 पॉजिटिव नंबर का सम 0 से छोटा कैसे हो सकता है? तो 0 से छोटे वाली बात तो ख़त्म कर दी, बचा सिर्फ इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक और बात, अभी हमने आपको बताया कि ये तीनों नंबर पॉजिटिव हैं। तीनों नंबर पॉजिटिव हैं, दिख ही रहा है स्क्वायर है। एक तरीके से ये 3 नंबर लिखे हैं ना, यूँ समझ लो आप कि ये 3 नंबर है। ये x है, ये y है और ये z है, ठीक है। ऐसा समझ लो 3 पॉजिटिव नंबर का सम 0 है। एक्स वाई जेड पॉजिटिव है कि नहीं है? है, क्योंकि स्क्वायर है। 3 पॉजिटिव नंबर का सम कब 0 आ सकता है? सोचो, ऐसे कौन से 3 पॉजिटिव नंबर हैं जिनको जोड़ूं तो 0 आए? भाई 0 के अलावा तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर ये तीनों 0 होते तभी सम 0 आएगा, क्योंकि 0 से ऊपर कुछ भी पॉजिटिव हुआ तो सम कहाँ से 0 आएगा? एक्स वाई और जेड इन तीनों में से कोई भी 0 से ज़्यादा हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 1.1 हुआ, 0.5 हुआ, सम कहाँ से आ जाएगा 0? अगर एक भी बंदा 0 से ज़्यादा हुआ सम 0 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि नेगेटिव तो ये हो नहीं सकते। अभी हमने बोला क्योंकि ये स्क्वायर्स के इक्वल हैं, स्क्वायर नेगेटिव तो होती नहीं। तो ये तीनों 0 होंगे या उनसे ज़्यादा होंगे। तीनों ही 0 हुए तो सम 0 आ जाएगा। तीनों में से कोई भी 0 से ज़्यादा हुआ तो सम 0 से ज़्यादा आएगा। तो इससे हमें पता लग रहा है कि ये तीनों क्या हैं? 0 है। ये तीनों क्या हैं? 0। x भी 0 है, y भी 0 है और z भी 0 है। ये हमें पता लग गया, ठीक है। यानी हमें पता चला ये तीनों 0 हैं। चलो पता चल गया भैया, AP माइनस बी का स्क्वायर जो है वो 0 है, BP माइनस सी का स्क्वायर भी 0 है और CP माइनस डी का स्क्वायर भी 0 है, ठीक है जी। अब इसका स्क्वायर जब 0 है तो ये खुद भी तो 0 होगा। अबे 0 का ही तो स्क्वायर 0 होता है। यूँ समझ लो स्क्वायर उधर जाके रूट हो गया, ऐसे समझ लो 0 का रूट 0 ही आएगा ना। ऐसे इधर BP माइनस सी भी क्या हो गया? 0 हो गया और CP माइनस डी भी क्या हो गया? 0। बढ़िया। P की वैल्यू निकल रही है भाई यहाँ से। P की वैल्यू, P कॉमन है देखो तीनों में, P तीनों में कॉमन है। P की वैल्यू निकाल लो B/A। यहाँ से भी P की वैल्यू निकाल लो C/B। यहाँ से भी P की वैल्यू निकाल लो D/C। तीनों ही P की वैल्यू है। इसका मतलब तीनों ही आपस में इक्वल हैं, क्योंकि तीनों P की वैल्यू हैं। सही बात है कि नहीं है? P तो इक्वल ही होगा ना भाई खुद के। तो तीनों जब P के इक्वल है तो आपस में इक्वल ही होंगे। क्या पता चला भाई ठाकुर इससे? B/A इक्वल टू C/B इक्वल टू D/C, कॉमन रेशो इक्वल। इसका मतलब ABCD RNGP हो गया क्वेश्चन। हेंस ABC एंड D RNGP डन। ठीक है भाई, हो गया। एक और कर लें? कर लेते हैं यार, एक और कर लेते हैं बस, फिर ख़त्म करते हैं क्लास। ठीक है, एक और बस। तो ये आ गया भाई अपना अगला क्वेश्चन। पढ़ लो भाई, पॉज करके पढ़ लो। कह रहा है इफ PQR आर इन GP, PQR 3 नंबर हैं जो कि GP में हैं, एंड द इक्वेशंस दिस एंड दिस हैव अ कॉमन रूट।
इन दोनों इक्वेशन में एक रूट कॉमन है, एक रूट कॉमन है, मतलब जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, जो इसकी ज़ीरो है वो इसकी भी ज़ीरो है। देन शो दैट दिस आर इन AP, ये तीनों AP में हैं। ठीक है, देखो भाई सबसे पहले तो दिमाग में एक चीज़ सेट किया करो, किसको AP में लाना है, इन तीनों को AP में लाना है। DPEQFR जो भी है इनको AP में लाना है। इनको AP में लाने के लिए अगर मैं ला दूँ बीच वाले का ट्वाइस कोने वाले दोनों के सम के इक्वल है तो वो AP में हो जाएंगे। सही बात है ना। 3 नंबर AP में तभी होते हैं जब बीच वाले का ट्वाइस कोने वाले दोनों के सम के इक्वल हो, तो वो हमें लाना है, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो करते हैं भाई। कह रहा है इन दोनों का एक रूट कॉमन है, पहले एक का तो निकाल लूँ। चलो, px² + 2qx + r = 0, इसका रूट निकालो भाई, x की वैल्यू। क्वाड्रेटिक फार्मूला याद है क्या था, -b + -√b² - 4ac/2a होता है ना। डालो वैल्यूज़ क्या है, b कितना है, x का कोफिशिएंट कितना है 2q, इधर b का स्क्वायर 2q का स्क्वायर करूँगा तो 4q²। 4 a क्या है, x का कोफिशिएंट कितना है p, c क्या होता है कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे r, नीचे 2a, a की वैल्यू तो p है ही, x आ गया है। चलो क्या आ गया, x = -2q ± 4q² - 4pr/2p। ये दोबारा क्यों लिख दिया मैंने, चलो लिख दिया तो लिख दिया। अच्छा एक चीज़ गिवन थी कि PQR R इन GP, ये गिवन था ना कि GP में है तीनों। 3 नंबर जब GP में होते हैं तो क्या होता है भाई, 3 नंबर जब GP में होते हैं तो बीच वाले का स्क्वायर कोने वाले दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो Q² किसके इक्वल हो गया, PR के हो गया, Q² PR के इक्वल हो गया। पुट कर दूँ, ऊपर कर देता हूँ, तो -2q ± Q² की जगह क्या लिख सकता हूँ PR, 4PR, और ये भी 4PR है। कमाल हो गया है, तो कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया, कट गया ये। ठीक है, क्या बच गया, -2q/2p, 2 से 2 भी कट गया, x की वैल्यू आ गई -q/p, तो ये निकल गई x की वैल्यू। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये एक रूट है, एक ही रूट निकला है। वैसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं, पर जब एक निकलता है तो मतलब दोनों सेम है और वो यही है। ठीक है, तो इसका यही रूट है। अब कह रहा है इन दोनों में कॉमन रूट था, यानी कि ये जो x की वैल्यू है वो इसका भी रूट है दूसरी वाली इक्वेशन का, और जब ये इसका भी रूट है तो इसको अगर मैं इसमें पुट करूँगा तो 0 आना चाहिए, है ना। ये अगर इसका रूट है, क्वेश्चन में बोला है जो रूट इस इक्वेशन का निकला है x, वो इसका भी रूट है, तो अगर इस वैल्यू को मैं इधर पुट कर दूं इधर, तो भैया 0 आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है, डाल देता हूँ इसको, मैं इसमें डाल रहा हूँ क्यों, क्योंकि ये इसका भी रूट है। तो x की जगह मैंने डाल दिया -q/p, इस x की जगह भी डाल दिया -q/p, और +f = 0। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलते हैं, क्या आएगा देखो, ये आ गया dq²/p², ये आ गया माइनस आ गया, ये -2eq/p, और ये आ गया f। चलो अब क्या करें, क्या करें, क्या करें भाई, देखो सोचो भाई क्या करें, क्या लाना है। एक पेज ले लेता हूँ ताकि यहीं दिखा दूँ क्या करना है। देखो पहले ये देख लो किसको लाना था AP में, D/P E/Q F/R, लिख दो एक बारी। इन तीनों को AP में लाना है, याद रखना, इन तीनों को AP में लाना है। और इन तीनों को लाने के लिए हमें क्या चाहिए, बीच वाले का ट्वाइस, यानी ट्वाइस ऑफ E/Q इक्वल आना चाहिए कोने वाले दोनों के सम के, D/P + F/R, ये लाना है हमें, याद रखना। अगर हम ये ले आए तो हम क्या देंगे, ये तीनों AP में है कि बीच वाले का ट्वाइस भैया कोने वाले दोनों के सम के इक्वल है, तो ये तीनों AP में है, ये लाना है। ठीक है, लाते हैं, थोड़ा सा दिमाग खर्च करना पड़ेगा। ये जो आ गया है इसको लिख लूँ,
क्या आ गया, डी क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस 2EQ अपॉन पी प्लस एफ इज इक्वल टू 0। अब देखो कैसे लाएंगे, अब आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले 2 किस में दिख रहा है भाई, तीनों में 2 दिख रहा है, इसमें 2 वाली टर्म एक तरफ चाहिए, तो ये 2 वाले को उधर ले जाता हूँ, ठीक है। डी क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, सही है। एफ को रख दिया यहीं पे, 2 वाली को ले गया वहाँ पे, ई क्यू अपॉन पी, सही है। अब देखते हैं क्या करना है। क्या पी चाहिए इस साइड, पी तो चाहिए, डी के नीचे पी चाहिए था एक, यहाँ पे पी है 2, डी के नीचे एक पी चाहिए था, कितने पी हैं, 2 पी है। अच्छा, ये वाला पी अगर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा, ये वाला पी, क्योंकि मेरे को ई के नीचे पी नहीं चाहिए, ई के नीचे मेरे को क्यू चाहिए, ई के नीचे यहाँ पे पी लिखा है, पी को लाओ भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके, डी क्यू स्क्वायर पी अपॉन पी स्क्वायर, यहाँ भी पी आ गया, पी इंटू एफ, और इधर आ गया 2EQ, सही है। तो पी से गया स्क्वायर कट, पी से स्क्वायर कट गया, बढ़िया। डी क्यू स्क्वायर अपॉन पी आ गया, ये आ गया पी एफ, और ये क्या आ गया भाई, ये तो 2EQ है ही, सही है। तो डी अपॉन पी चाहिए था, वो तो मिल गया, मिल गया, बढ़िया। एफ के नीचे आर चाहिए, एफ के नीचे आर चाहिए और साथ में पी नहीं चाहिए, एफ के नीचे आर चाहिए और साथ में पी नहीं चाहिए, और डी के साथ ऊपर क्यू स्क्वायर भी नहीं चाहिए जो फालतू में चमक रहा है यहाँ पे। डी के साथ ऊपर कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पे डी के साथ क्यू स्क्वायर है। सबसे पहले एक को ही सेट करता हूँ, बाकी अपने आप सेट हो जाएंगे, सही है ना। डी के नीचे पी चाहिए था, डी के नीचे पी है, क्यू स्क्वायर मेरे को नहीं चाहिए डी के साथ, दोनों तरफ क्यू स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ। किससे, दोनों साइड क्यू स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। जब इसको मैं क्यू स्क्वायर से डिवाइड करूँगा, ये बचेगा डी अपॉन पी, सही है। इसको मैंने क्यू स्क्वायर से डिवाइड करा तो क्यू स्क्वायर कट जाएगा। इसको क्यू स्क्वायर से डिवाइड करूँगा तो पी एफ के नीचे क्यू स्क्वायर आ जाएगा। इसको भी मैं क्यू स्क्वायर से डिवाइड करूँगा तो ई क्यू के नीचे भी क्यू स्क्वायर आ जाएगा। समझ गए, लिखना है तो यहाँ भी दिखा दूँ क्या, ये भी क्यू स्क्वायर था, अब दिख गया, तीनों साइड क्यू स्क्वायर से डिवाइड करा है। क्यों करा ये तो समझ में आ गया ना, क्योंकि डी के साथ क्यू स्क्वायर नहीं चाहिए था, कैसे हटेगा, डिवाइड ही करना पड़ेगा क्यू स्क्वायर से, कर दिया भाई, क्यू स्क्वायर कट गया, क्यू से क्यू कट गया। बस अब इसकी टेंशन रह गई है कि पी एफ के नीचे क्यू स्क्वायर है, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। क्या करूँ इसका, क्या करूँ, बाकी तो सेट हो गए सारे। देखो डी अपॉन पी चाहिए था, मिल गया। ई, ये 2 इंटू ई अपॉन क्यू चाहिए था, वो भी मिल गया। बस एफ अपॉन आर चाहिए था, वो नहीं लग रहा ये, है ना, क्यू स्क्वायर दिक्कत दे रहा है ये वाला, क्या करें। एक चीज़ क्वेश्चन में और गिवन थी, अगर आपको याद हो, देखो ये रहा, पी क्यू आर जीपी में है, पी क्यू आर जो है वो जीपी में है। जब पी क्यू आर जीपी में है तो क्यू स्क्वायर किसके इक्वल होगा, पी आर के, बीच वाले का स्क्वायर कोने वाले दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल, तो क्यू स्क्वायर को पी आर लिख सकता हूँ। इस क्यू स्क्वायर की जगह लिख दो पी आर, इस क्यू स्क्वायर की जगह क्या लिख दो, पी आर। तो डी बाई पी, पी एफ, क्यू स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, पी आर, और ये 2E अपॉन क्यू, और P से P गया कट, आ गया, टन टना टन, आ गया ना। D बाई पी F बाई आर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ E बाई क्यू, ले आए, सही है। तो अब हम ये ले आए, तो अब हम क्या कह देंगे, क्योंकि ये आ गया तो भैया तीनों AP में है, हेंस क्या लिखेंगे, हेंस D बाई पी E बाई क्यू F बाई आर आर एन AP, ख़त्म, सही है। तो भाई इस तरीके के क्वेश्चन में ऐसे सोचना पड़ता है, मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ, मैंने आपको बता दिया, बाकी अपना दिमाग चलाना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को खुद करके देखना, इसको क्या सबको ही करके देखना है। तो मेरी तरफ से सीक्वेंस सीरीज़ ख़त्म, अब आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है भाई, ठीक है। चलो बाय।